स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। मिड वीक सेशन है हमारे बाजारों का। थोड़ी वॉलेटिलिटी तो आनी ही है और उसके बीच में अगर आप आरबीआई की पॉलिसी जोड़ दें तो फिर थोड़ी और वॉलेटिलिटी वहां पर बनती है। बट अच्छी बात है कि इनिशियल रिएक्शन के बाद बाजार संभले हैं, थोड़ा रेंज में है। निफ्टी की आज आउट परफॉर्मेंस क्लियरली आपको दिख रही है। सुबह बैंक निफ्टी ने लीडरशिप दिखाई थी, एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है बट पॉजिटिव है और लगभग सभी सेक्टर्स में आपको पॉजिटिव रुझान ही बनते हुए दिख रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार करेंगे क्रॉस और कहां पर रखनी है आपको नजर कल की वीकली एक्सपायरी से पहले? आइए इसी पर करेंगे चर्चा। अनिल जी भी हमारे साथ हैं तैयार। गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा बाजार का एक्शन है। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए ये थम्स अप आ गया। दो कारण है जिससे वेरी गुड आफ्टरनून थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले बड़ी बातें बता दें और उसके बाद बताऊंगा कि क्यों वेरी गुड आफ्टरनून मैंने आपको बोला है। जी, मॉनेटरी पॉलिसी के दिन दून की ऊंचाइयों पर बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली निफ्टी पर 17,900 की तरफ बढ़ता हुआ 150 अंकों के उछाल के साथ बैंक निफ्टी हरे निशान में है, मुश्किल से 50 पॉइंट ऊपर, लेकिन 41,500 के लेवल को होल्ड करता हुआ दिख रहा है। खरीदारी चौतरफा है, मेटल मजबूत है, आईटी शेयर में खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। फार्मा शेयर आज थोड़ी सेहत अच्छी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एनर्जी शेयर पूरे जोश में है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का इंडेक्स 1 से 3% ऊपर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल है। बस आज दोपहर में शायद 3 बजे के आसपास लोकसभा में 3:30 बजे बाजार बंद होने के बाद कोइंसिडेंस है, ऐसा ना जुड़े आप बाजार से, प्रधानमंत्री मोदी का जवाब आएगा। संसद में जो अदानी वाले मामले पर चर्चाएं चल रही है, कल राहुल गांधी ने वहां पर भाषण दिया, आज संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उस पर रहेगी नजरें। डाउ फ्यूचर्स तेजी से लुढ़कते हुए 100 पॉइंट नीचे अब आते हुए दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार 5% मजबूत है। नेस्डेक फ्यूचर्स 35 पॉइंट नीचे। एक्शन आपकी स्क्रीन पर बन रहा है इस समय और अच्छी बात है कि आज सेक्टोरल पार्टिसिपेशन अच्छा है। बैंक्स को अगर हटा दें तो मेटल्स, आईटी की तरफ से योगदान है, थोड़ा कंजम्पशन स्टॉक्स भी मूव कर रहे हैं। बैंक्स थोड़ा अपनी डायरेक्शन चूज करने की कोशिश कर रहे हैं, वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे रेट हाइक्स आएंगे या नहीं। बट बाकी सेक्टर सर, मेटल 3.5% ऊपर आज, मतलब ये बाउंस बैक है, थोड़ा पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं या फिर क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, दो चीजें दी। पहली चीज तो वेरी गुड आफ्टरनून बोलने के पीछे वजह ये है कि एक पॉलिसी जो आई, उस पॉलिसी में ऐसा बहुत कुछ खुश होने जैसा कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन उसके बावजूद बाजार टिके हुए हैं, कमजोर नहीं हुए। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी को छोड़ दो जो सुस्त है, बैंक निफ्टी पर उसका असर आया भी, और असर इसलिए आता दिख रहा है कि गवर्नर साहब की पॉलिसी के बाद कहीं कहीं ये लग रहा है कि अभी तक ये आज जो हुआ है वो आखिरी रेट हाइक नहीं है। एक आध और हो सकती है, जरूरत नहीं पड़ेगी ये दिख रहा है। लेकिन उन्होंने इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया कि हम आगे नहीं करेंगे। इस तरह से साफ साफ संकेत भी नहीं दिए। साफ साफ बोलने वाले तो थे नहीं, ये तो हमें पता था। हालांकि उन्होंने अगले साल के लिए जो टारगेट्स रखे हैं, इन्फ्लेशन के कम किए हैं, ये सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद वो कंफर्ट, वो कॉन्फिडेंस बाजार को नहीं, जिससे कि आप ये एकदम भरोसे से कह सके कि नहीं अगली बार हाइक नहीं होगी। कुछ एजम्पशंस उन्होंने लिए जिससे फायदा मिलेगा, लेकिन ग्लोबल चिंताएं अभी भी हावी है और शायद यही वजह कि बैंक निफ्टी जो परफॉर्मेंस आपको चाहिए वो आ नहीं रही है। सो एक तो वो है। दूसरा ये कि डाउ फ्यूचर्स आपका 100 पॉइंट नीचे हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार टिके हुए हैं और निफ्टी पर तो हम 150 पॉइंट ऊपर है। सो अगर ये दो फैक्टर जो बहुत पॉजिटिव आपके लिए नहीं है, एफआईएस की बिकवाली तो लगातार चल रही, वो छोड़ दो जी, उसके बावजूद अगर आप टिके हुए तो फिर आफ्टरनून वेरी गुड हुई कि नहीं हुई? बहुत बढ़िया हुई। बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो कोई और दिन होता तो आप कमजोर हो सकते हैं। अब इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट दीप, और वो जो शायद आज आपको डेटा में भी नजर आए, मुझे लगता है जो स्क्रीन दिखा रही है वो ये कह रही है कि एफआईएस की तरफ से आज खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है। ये स्क्रीन से नजर आ रहा है, हमें नहीं पता, दिन के अंत में पता चलता है कि एफआईएस ले रहे हैं, दे रहे हैं, राइट। लेकिन स्क्रीन ये दिखा रही है कि आज एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? 15% के आसपास इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर अगर आप बैठे हैं तो फिर आप बेचेंगे नहीं, खरीदने की सोचेंगे। क्लियर है? तो ये संकेत आपको मुझे स्क्रीन देखकर नजर आ रहा है। सो बैंक्स थोड़े ढीले रहेंगे, अंडर परफॉर्म करेंगे आज, लेकिन बाकी ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी सी मजबूती का माहौल आपको नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ठीक है, अदानी ग्रुप के शेयर मजबूत है, तो एक अदानी सेंटिमेंट स्टेबल है, एक्स अदानी सेंटिमेंट स्टेबल है, और पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं होने के बावजूद बाजार के लिहाज से फिर भी आपका कौन सा घट रहा है, फिर भी आपका निफ्टी मजबूत, फिर भी आपका बैंक निफ्टी है तो स्टेबल ही। सो आई थिंक ओवरऑल ऑल इज वेल। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? 17,900 के ऊपर की क्लोजिंग। 17,900 ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पर आ गए हैं। कल तक तो आप 800 बोल रहे थे, आज नहीं 800 नहीं बोला, 850 850 हाँ ना, 800 कभी नहीं बोला भाई साहब। नहीं, मतलब कंफर्ट के लिए नहीं 850 कंफर्ट के लिए 900। हाँ, वो आपको 750 800 ध्यान हो गया। 850 की तो हमने परसों क्लोजिंग देखी 2 दिन पहले, वापस नीचे आ गए। सो हमको ये चाहिए
कि 850 तो मिनिमम चाहिए, 900 पे कंफर्ट आ जाएगा एकदम पकड़, मैं 900 ही मान के चला। सुबह भी अपनी यही बात थी, 17,600 के नीचे बंद हुए तो खराब, 17,900 के ऊपर बढ़िया। बैंक निफ्टी 41 के नीचे खराब, 42 के ऊपर बढ़िया, और बहुत लंबा लेना तो 40,300, राइट। मेरे को याद रहता है डेटा एकदम बिल्कुल जो मैंने बोला है। कभी भूल जाऊं एक आध बार, वो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अभी बैंक निफ्टी तो आज आपको कोई नया डायरेक्शन देगा नहीं, जिस तरह के नंबर है। निफ्टी कोशिश कर रहा है ब्रेक करने की रेंज को ऊपर की तरफ, एक चांस ले रहा है। आज क्लोजिंग देखते हैं, सिर्फ यहां से 25 पॉइंट और ऊपर क्लोजिंग करवा दीजिए बस, और छोटी सी आशा इतनी है बस। ठीक है, चलिए लेवल्स आपके सामने आ गए। क्लोजिंग अगर इनके ऊपर हो गई, स्पेशली 17,900 ज़्यादा दूर नहीं है निफ्टी वहाँ से, तो फिर मज़ा आ जाएगा। इंट्राडे में कोशिश ज़रूर करी थी एक बार, 10 पॉइंट से दूर रह गया। अब देखते हैं कैसा मूव वहाँ पर आएगा। आइए फिर हमारी टीम भी है तैयार और जानते हैं ट्रिगर्स और साथ ही आज की खबरें भी। कुशल अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में एफएनओ से भी अभी काफ़ी सारी कंपनी के नंबर्स बाकी हैं, जिसमें कमिंस, एस्कॉट्स, सामवर्धन मदरसन और साथ ही ट्रेंट, हनीवेल ऑटोमेशन समेत ओबरे रियल्टी और पिरामिड एंटरप्राइजेस भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में जवाब देंगे, और साथ ही कल के दिन में आपको निफ्टी से जो हिंडाल्को है उस पर नजर रखनी है। इसके मार्केट आवर्स के दौरान ही नंबर्स आते हुए दिखेंगे। एफएनओ स्पेस की भी लंबी सूची है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, लुपिन, एमआरएफ, पेज इंडस्ट्रीज, वोल्टास, ऑरोबिंदो फार्मा, एचपीसीएल समेत आईआरसीटीसी और यूनाइटेड ब्रिवरीज के भी नंबर्स पर आपको नजर रखनी है। एसजीएस एंटरप्राइजेस, इसकी बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही ग्लोबल हेल्थ एंड बिकाजी फूड्स, ये जो दो काउंटर्स हैं, इनके 50% लॉक इन खत्म होते हुए दिखेंगे 90 दिन वाले। साथ ही कॉस्मो फर्स्ट, इसका बायबैक बंद होगा, और टिप्स इंडस्ट्रीज, इसके भी बायबैक बंद होते हुए दिखेंगे कल के दिन में ही। एक्स डेट होगा आरईसी, जिन्होंने अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था ₹3.25 का, और 10 फरवरी आपको निफ्टी से एमएनएम, इस पर नजर रखनी है। साथ ही एफएनओ स्पेस से यहाँ पर भी लंबी सूची है। एबीबी, अल्केम लैब्स, साथ ही बीएचईएल, ग्लेनमार्क फार्मा, इन्फोएज, एबट इंडिया, नाल्को और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। 2023 का आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। 26 फरवरी तक ये इवेंट जो है होता हुआ दिखेगा। और एक्स डेट है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की अंतरिम डिविडेंड को लेकर। एक्स डेट है वीआरएल लॉजिस्टिक्स बायबैक की और स्पोर्ट्स किंग इंडिया के बायबैक की भी। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से चौथी तिमाही का यूके का जीडीपी आंकड़ा, यूएस का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डेटा फरवरी महीने का, और चाइना और यूरोप का जनवरी के सीपीआई आंकड़े भी आपके सामने आएंगे। तो ग्लोबल इवेंट हेवी डे भी होने वाला है 10 फरवरी। इवेंट्स बहुत सारे हैं, नतीजे बहुत सारे आ रहे हैं। कुछ नतीजे आपकी स्क्रीन पर भी हैं। सिम्फनी के नतीजे आए हैं, और नतीजे के साथ साथ कंपनी ने 200 करोड़ का बायबैक का भी ऐलान किया है। तो आई थिंक नतीजे तो ठीक है, बट ये जो 200 करोड़ का बायबैक है उस पर काउंटर रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। मुनाफा भी 21 करोड़ से बढ़कर 39 करोड़ का है, ऑलमोस्ट डबल हो गया इनका मुनाफा। तो शानदार मुनाफे का आंकड़ा है। देखते हैं कुछ वन टाइम गेन भी है इसमें। आय भी अच्छी बढ़त दिखा रही है, 205 करोड़ से बढ़कर 277 करोड़ की आपके लिए आय आती हुई दिख रही है। और साथ ही 200 करोड़ रुपए का बायबैक भी इन्होंने अनाउंस किया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको मूव करती हुई दिख रही है। और टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक होगा, आई थिंक उसकी वजह से भी बाजार इसे थम्स अप दे रहा है। मार्जिन्स बढ़कर आए हैं 14.6% से 15.9। तो आई थिंक नतीजे और साथ ही बायबैक दोनों ही बढ़िया हैं, और उस पर बाजार भी पॉजिटिव रिएक्ट इस समय कर रहा है। इस काउंटर पर बात भी करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। आइए तब तक पहले जो बाकी नंबर्स आ गए हैं वो जान लें पहले, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो श्री सीमेंट के नतीजे, वहां पर अगर आप मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में लगभग 44% की आपको कटौती दिखेगी। आय लगभग 14-15% के आसपास जो है वो बढ़कर आई है, और मार्जिन जो है वो 23.3% से गिरकर 17.4% के आसपास आते हुए दिखे। हालांकि अनुमान भी 17.1% के हिसाब से ही था, और 45 रुपये प्रति शेयर का जो है इंटरिम डिविडेंड का उन्होंने ऐलान भी किया है। ग्रेफाइट इंडिया, यहाँ पर मुनाफे में 60% की आपको कटौती दिखेगी। आय लगभग 20% गिरकर आई है, क्योंकि जो मार्जिन्स हैं वहां पर आपको अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। 15.6% से गिरकर लगभग 10% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। ड्रीमफोक्स सर्विसेज, काफी बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। 6 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 19 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। आय में हालांकि आपको इतनी ज्यादा बढ़त नहीं दिखेगी, 98 करोड़ से बढ़कर 104 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं, पर मार्जिन्स में आपको सुधार दिखेगा, 8% से बढ़कर 12.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं। राणे मद्रास की बात करें तो यहां पर कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है, जो इनको लगभग 4 करोड़ के आसपास का जो घाटा था उसके मुकाबले लगभग 24 करोड़ के आसपास का जो दिखेंगे उनको आप मुनाफा होता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में काफी बड़ा जंप दिखेगा आपको, 2.8% से बढ़कर लगभग 7.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। तो सभी पैमानों पर आप देखें तो काफी बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। लिखिता इंफ्रा, यहां पर मुनाफा 11 करोड़ से बढ़कर लगभग
15.5 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में आपको यहाँ पर भी थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, 23.4% से बढ़कर 25.1%। उनो मिंडा की बात करें, यहाँ पर भी मुनाफे में 60% की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स यहाँ पर भी थोड़े इंप्रूव हो गए हैं, 10.8% से बढ़कर 11.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं और आय में भी लगभग आपको 34% के आसपास उछाल दिखेगा। खबरों में टीसीएस पर ध्यान रखें क्योंकि फिनिक्स ग्रुप के साथ इन्होंने एक रणनीतिक स्ट्रेटेजिक जो है करार किया है और जो करार किया है वो लगभग 60 करोड़ पाउंड्स का जो है इतना बड़ी वैल्यू का जो है करार किया है। और अंत में अगर ब्लॉक डील की बात करें तो वहाँ पे जोमेटो जहाँ पे लगभग 12.5 लाख शेयर के कई सौ देखे गए। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे नंबर्स और आज की खबरें जो आपके सामने आती हुई दिख रही हैं। बीएलएस इंटरनेशनल, इस पर भी रखिए नज़र। रिसेंटली नतीजे आए थे, हमने मैनेजमेंट से बात भी करी थी। विदेश मंत्रालय के साथ इन्होंने आउटसोर्सिंग करार किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बीएलएस इंटरनेशनल के आपको आते दिख रहा है। हालांकि आज स्टॉक मूव करने के मूड में नहीं है, 1.5% नीचे डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, बट खबर अभी अभी बीएलएस के लिए यही आ रही है कि विदेश मंत्रालय के साथ इनका हुआ है करार। चलिए इस पर भी करते हैं फोकस और बाकी स्टॉक्स पर भी करेंगे बातचीत। हमारे सारे मेहमान भी हैं तैयार, राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु जी, सचित जी एंड धर्मेश कांत साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए एक बिगुल सचित जी के लिए BTSWT का। गुड आफ्टरनून सर, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए यहाँ पर आईजीएल का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। इनफैक्ट लगभग 5 हफ्तों के कंसोलिडेशन से यहाँ पर एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है काफी बड़े अप मूव के लिए ये स्टॉक अभी पोजीशन हो चुका है। मोमेंटम के लिहाज से एक्सपेक्टेशन यही है कि लगभग 455 460 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर मोमेंटम बेस्ड स्टॉप लॉस आपको लगाना है, अराउंड 428 पे खरीदारी करनी होगी आईजीएल के फ्यूचर्स में। एंड पोजिशनली जिस तरीके से स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, मुझे लग रहा है लगभग अगर ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है ऑन वीकली चार्ट्स तो 490 से लेके 500 के आसपास के स्विंग भी नजर आ सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में। तो एक काफी बड़े ब्रेकआउट पे स्टॉक फिलहाल पोजीशन है, मोमेंटम के लिहाज से यहाँ पर ट्रेड बनाना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। तो ये है राय आपके लिए आईजीएल यहाँ पर खरीदारी करने की सचिन जी की तरफ से। लंबे समय बाद स्टॉक में आया है एक्शन और इस एक्शन का उठाया फायदा। 428 का लगाएगा स्टॉप लॉस, 455 और 460 के टारगेट के लिए। बिल्कुल अगला हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज एक काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न डेवलप हो रहा है और मेरा मानना है कि ये स्टॉक एक अच्छी तेजी के लिए तैयार है। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन के जरिए 2360 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो कि अभी 43-44 रुपीज पर ट्रेड करता है। इसमें 42-44 रुपए की रेंज में एक्यूमुलेशन करके चलने की सलाह रहेगी। 34 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अपसाइड में पहला टारगेट मेरा ऐसा मानना है कि 55 रुपए का और दूसरा टारगेट 65 रुपए का। 55 और 65 रुपए के दो टारगेट्स के लिए 34 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2350 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है। अनिल जी, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिला है, कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। मुझे लगता है 2400-2420 की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अनिल जी, रिलायंस चलेगा तो निफ्टी की भी जो रेंज है वो ब्रेकआउट होती भी शायद नजर आ सकती है। ओके, तो ये है 2360 वाला कॉल ऑप्शन लेना है ना सर? जी अनिल जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। 2360 वाला कॉल ऑप्शन 42 से 44 रुपए में खरीदना है। ये राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, बाय करके चलना है LTTS। मुझे आईटी में स्ट्रेंथ दिखती है। LTTS में एक ब्रेकआउट है, पिछले 6 से 8 ट्रेडिंग टॉप्स को निकाला है, तो मुझे लगता है कम से कम 70-80 रुपए की मूव आनी चाहिए, 2-2.5% की ट्रेडिंग मूव आनी चाहिए। 354-245 के आसपास है, यहाँ से लेकर 3530 की रेंज होगी। 3510 का स्टॉप लॉस होगा और 3630 3650 तक की अपसाइड में दिख रहा हूँ। 1 से 2 दिनों का टाइम है। 3510 का स्टॉप लॉस, 3630 3650 दो टारगेट। LTTS L&T टेक्नोलॉजी सर्विस है, LTIM ना समझ ले, दोनों में फर्क है। L&T इन्फोटेक और माइंडट्री का मर्जर हो गया तो वो हो गया LTIM, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया LTTS। ये खरीदना है। आइए कुणाल जी और राकेश जी की क्या राय है जरा जान ले, समझ ले, उनके लिए भी बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का।
बताएं सर। अनिल जी, ऐसे मार्केट में तो राय सबकी एक ही है, खरीदारी की, और हमारा भी स्टॉक खरीदारी का है। स्टॉक है कैनफिन होम, इसमें खरीदारी की राय है। इसमें अनिल जी काफी बड़ी एक गिरावट देखने को मिली थी, यहाँ पर कुछ रेजिग्नेशन वगैरह भी हुए थे टॉप लेवल पर, तो बड़े चार्ज पर एक बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और आज उसमें एक फॉलो अप ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो कैनफिन होम को लगता है मिस नहीं करना चाहिए, बड़ी तेजी का एक प्रबल दावेदार है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, सितंबर के बाद से ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन के दौर में था और आज इसका ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। 580 रुपए की एक रेजिस्टेंस है जिसको कैनफिन होम ने निकाला है और अब ये स्टॉक वापस से अपने रिसेंट हाइज यानी कि 640-45 की ओर अग्रसर है। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। स्टॉप लॉस रख लें 585 रुपए पर। 585 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की राय है। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 615 रुपए का, 615 का पहला टारगेट और 625 रुपए का दूसरा टारगेट है जिसके लिए कैनफिन में हमारी खरीदारी की राय है। कैनफिन होम्स ये हो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आपके लिए आज आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे। एक स्टॉक जो सुर्खियों में और स्पेशली पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन, और वो है पेटीएम। पेटीएम में लगातार अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है, कुछ अपग्रेड्स, कुछ रिजल्ट्स और कुछ मंथली अपडेट। आइए जानते हैं, डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, मंथली अपडेट से स्टार्ट करते हैं। तो काफी बढ़िया अपडेट आया था पेटीएम पर, साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी डबल अपग्रेड आया स्टॉक पे। तो इसी के चलते आज फोकस में स्टॉक। सबसे पहले मंथली अपडेट बता देती हूँ, जहाँ पे मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स अगर हम देखेंगे, जो एक बड़ा पैरामीटर होता है कंपनी के लिए, वहाँ पे 29% की ग्रोथ है पिछले साल के कंपैरिजन में जनवरी के महीने में। अब वो 8.9 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जो पिछली तिमाही में 8.5 करोड़ के आसपास का था। पेमेंट डिवाइस की भी बात करें तो वो 60 लाख अब पहुंच चुका है। ये आंकड़ा पिछली तिमाही से कंपेयर करेंगे तो वहां से भी इंप्रूवमेंट है, और पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 2.5 गुना की बढ़त इस पैरामीटर पे भी नजर आएगी। लोन्स की बात करें तो 4 गुना से बढ़कर इस बार लोन बांटे कंपनी में। जनवरी के महीने में 3,928 करोड़ के लोन कंपनी ने बांटे। पिछले साल जनवरी में 921 करोड़ के ये आसपास था, और पिछली तिमाही में Q3 का भी बात करें तो वहाँ पे 9,960 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आता है। इसके अलावा एक और पैरामीटर है जहाँ पे इस कंपनी को परखा जाता है, वो है GMV, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, जहाँ पे इस बार 45% की ग्रोथ आई है। जनवरी के महीने में 1.25 लाख करोड़ के आसपास ये पहुंच चुका है, और पिछले तिमाही में पूरे 3 महीने के देखेंगे तो 3.5 लाख के आसपास ये आंकड़ा आया था। इसी के साथ एक खबर भी आई थी सुबह, जहाँ पे कंपनी ने UPI पे रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज थी कंपनी के लिए। इन सबसे ऊपर आज मैक्वेरी की तरफ से डबल अपग्रेड भी आते दिखा स्टॉक पे। मैक्वेरी मैं याद दिला तो जब लिस्टिंग होने वाली थी उससे पहले इनिशिएट किया था कवरेज, और 1200 का टारगेट दिया था मैक्वेरी ने। जब जो IPO प्राइस था वो 2150 का था, उसके बाद लगातार मैक्वेरी स्टॉक को डाउनग्रेड और अपने लक्ष्य को घटाती आई है। लेकिन आज अब उनका ये मानना है कि प्रमोटर्स का जो फोकस है वो सिर्फ टॉप लाइन और GMV को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि प्रॉफिट में भी कंपनी को लाने का है। प्रॉफिट के पैरामीटर पे भी उनका फोकस है। इसी के चलते उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग से बढ़ाकर आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी, और जो टारगेट था उनका 450 रुपए का, उसे बढ़ाकर उन्होंने 800 रुपए का अब लक्ष्य इस कंपनी पर दिया है। उनका मानना है कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी का, वो अब पॉजिटिव हो चुका है। जैसे कि हमने पिछली तिमाही के नतीजे देखे थे, जो एडजस्टेड EBITDA आया था वो 31 करोड़ के आसपास आया था, वो पॉजिटिव था। तो ये उन्हें लगता है कि काफ़ी मतलब उनके गाइडेंस से काफ़ी पहले आ गया, तो ये पॉजिटिव चीज़ उन्हें नजर आई थी। उनका ये भी मानना है कि कंपनी अपने खर्चों पर जो कैशबैक्स दे दिए, जो ऑपरेटिंग खर्चे, उनमें अब लगाम लगा रही है, उन्हें अब कंट्रोल में ला रही है। इसी के चलते मुनाफे पे फोकस है मैनेजमेंट का, जो लिस्टिंग के टाइम पे नहीं था। और FY 23 से 26 तक की आय का अनुमान मैक्वेरी ने 33 से 51% तक बढ़ा दिया है। डबल अपग्रेड किया है, 450 से 800 तक का टारगेट किया है, और जो अर्निंग्स एस्टिमेट है वो 33 से 51% अब बढ़ा दिया है मैक्वेरी ने। बिल्कुल, तो मैक्वेरी के लिए और जैसा आप बता रही थी, पहली ब्रोकरेज थी जिसने लिस्टिंग के दिन ही 1200 का टारगेट दिया, फिर और नीचे के टारगेट्स दिए, और अब डबल अपग्रेड आते दिखा। अनिल जी, एक योगदान तो इसमें सर आपको भी जाता है। 3 दिन में 25% दौड़ चुका है ये स्टॉक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तीनों दिन स्टॉक ऑफ द डे में आपने लिया है, और स्पेशली कल सुबह मुझे याद है फ्लैट खुल रहा था,
तब आपने कहा था कि ये खरीदारी का मौका जाने नहीं दीजिए, कल ही अगर किसी ने ले लिया होता तो ऑलमोस्ट 20% तो 2 दिन में बन गए उनके। और आज भी हम सुबह पहला कह रहे थे स्टॉक ऑफ द डे ये डिस्कस किया, आज भी आराम से आपको देखिए आज 12% बन गए और मौका मिला है, हर लेवल पर मौका मिला। मैक्वायरी और हमारी राय मिलती है। मैक्वायरी भी आईपीओ के वक्त बेरिश था, हम भी थे, आप भी थे, हम भी 2 दिन से 3 दिन से बुलिश हुए। जिस दिन इन्होंने बायबैक का ऐलान किया तब से हम पॉजिटिव हो गए थे कि अब इसके लिए बुरा वक्त खत्म हो चुका है, नए इन्वेस्टर्स आ गए। पुराने इन्वेस्टर्स जिनको बेचना था, चाहे वो आईपीओ के पहले के हों चाहे आईपीओ के बाद के हों, कमजोर इन्वेस्टर्स जो आईपीओ के बाद के थे वो बेच कर निकल के चुके हैं। पुराने इन्वेस्ट जिन्होंने औने पौने दामों पर अपनी स्टेक ली हुई है, वो लंबे समय से जो आईपीओ के पहले से होल्ड कर रहे थे, जिनको लगता है जो मिल रहा है ले लो, प्रॉफिट बुक करना, वो भी निकल चुके हैं। नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स जो आए वो रिस्क को समझ कर आए, भाव को आकर्षक मान कर आए, तो इसलिए नीचे की रिस्क हो गई आपके लिए काफी कम। अब बाजार ही खराब हो जाए तब तो आप क्या कर सकते, वो तो हो गई, राइट। मार्केट के साथ तो ये तो मार्केट की खासियत है, सब साथ में घटते हैं, सब साथ में बढ़ते हैं। मतलब हमारी वो शेयरों की भेड़ चाल तो है ही, वो एक अपनी रिस्क अपनी हर जगह है। बट उसके अलावा अगर आप देखें तो स्टॉक के लिए अब काफी समय बेहतर है। तो 800 का टारगेट जो मैक्वायरी का है, मैं उससे सहमत हूँ, मिनिमम उतना तो रखना चाहिए ना, उतना तो रखना ही चाहिए। मेरा विचार ये कि अगर एक आध क्वार्टर और ढंग से काम कर लिया शर्मा साहब ने, जो कि करेंगे, तो 1000 रुपए का टारगेट 1000 लेके चलना चाहिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ये एक क्वार्टर का नहीं है भाई साहब टारगेट, 1000 मतलब एक क्वार्टर में नहीं आ रहा 1000, जिस स्पीड से जा रहा है 700 तो इसी हफ्ते आ जाएगा। कभी भी कम हो जाएगी स्पीड तो 3-4 दिन सुर्खियों में, उसके बाद 15 दिन पता चला कोई देख भी नहीं, आप और हम ही भाव नहीं देख रहे क्या चल रहा है। ये तो न्यूज है ना, तो न्यूज चैनल तो जो स्टॉक न्यूज में होगा, जो चीजें न्यूज में होगी वो दिखेंगी आपको ज्यादा। तो न्यूज बंद होते हुए कौन सी बड़ी बात है, वो हो ही सकता है। तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट वाली चीज है, ये कोई आजकल तुरंत वाला ठीक है, आज बोला कल चल गया, वो अपनी जगह वो चल जाए, ट्रिगर्स होते हैं रिजल्ट्स के वगैरह, बट अदरवाइज ये लंबा रखने लायक है, लंबा रखने लायक। बिल्कुल, मेरा पॉइंट सिंपल है कि जिनके पास पड़ा है ना, वो हड़बड़ी में जल्दबाजी में ना बेचे, स्पेशली जो लोग नुकसान में है। मैं ये तो नहीं कहता कि आपका 2000 का भाव आ जाएगा, कल आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन 800-1000 तक के टारगेट रखना रीजनेबल है, उतने आप लेके चल सकते हो, रिव्यू करते रहो हर क्वार्टर, गॉट इट, नंबर्स के बेसिस। ठीक है, तो चलिए, जबरदस्त तेजी पेटीएम 3 दिनों से लगातार स्टॉक ऑफ द डे में रहा है और रिटर्न्स अच्छे दिए हैं। आइए सुम जी की एक कॉल है तैयार, बिगुल सुमित का सुपर हिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 360 रुपए, 360 रुपए 10 पैसे। स्टॉक का नाम है डीएलएफ के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। डीएलएफ के अंदर पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं, स्टॉक लोअर लेवल से रिबाउंड दिखा रहा है और पिछले 2 दिनों से स्टॉक पे तेजी का मूव देखने को मिल रहा है और आज ये मूव कंटिन्यू रह रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि डीएलएफ यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। डीएलएफ में यहाँ पे सीएमटी पे खरीदारी करें, जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि जस्ट अभी मूव का शुरुआत हुआ है। तो अगले 3-4 दिनों के अंदर डीएलएफ यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 354 रुपए 355 के पास है, 354 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 368 रुपए का, दूसरा टारगेट 372 रुपए का। 354 के स्टॉप लॉस से डीएलएफ में खरीदारी करें 368 और 372 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए डीएलएफ, जहां पर आपको रखनी है नजर। देखते हैं किस तरह का एक्शन आता है, बट स्टॉक भी मोमेंटम पकड़ रहा है। बट अभी हम पेटीएम की बात कर रहे थे, आज बाकी न्यू एज स्टॉक्स भी मूवमेंट में हैं। कल हमने ऑफकोर्स जोमेटो और दीपेंद्र गोयल साहब की जो ट्वीट है उसको हाईलाइट भी किया था, वो स्टॉक भी आज मूवमेंट में आ रहा है। कल क्लोजिंग में 5% दौड़ा, आज सुबह से हम देख रहे हैं वहां पर भी मोमेंटम बना हुआ है। नाइका और पीवी फिनटेक का पॉलिसी बाजार, यहाँ पर भी आपको एक अच्छी मूव आ रही है। एक बार धर्मेश जी से भी राय ली जाए। धर्मेश जी, क्या फाइनली बाजार का मूड ये न्यू एज स्टॉक्स की तरफ बदल रहा है? क्योंकि आईपीओ से तो 50, 60, 70% तक की गिरावट ये काउंटर्स दिखा चुके हैं। क्या अब फाइनली बाजार का मूड इन पर बदल रहा है? और आपकी कोई राय या कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो? गुड आफ्टरनून दीपांशु, अनिल जी को भी गुड आफ्टरनून। देखिए, जहाँ तक ये न्यू स्टॉक्स का बात है, तो मैं तो मोटा हिसाब समझता हूँ गणित, वो है कि प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है और विजिबिलिटी भी नहीं है, कब तक प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, टाइम की विजिबिलिटी अगर नहीं है, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक प्रोजेक्शन बेस्ड स्पेकुलेशन हो जाता है कि इस रन रेट पर बढ़ेंगे। अगर पेटीएम की बात करें, 660 का स्टॉक प्राइस चल रहा है और इसको अगर 10 रुपये का EPS कमाना है तो उसके लिए 650 करोड़ का प्रॉफिट इम्पैक्ट देना पड़ेगा।
1500-1600 करोड़ के टॉप लाइन पर भी ये 350 करोड़ के आसपास का EBITDA मार्जिन का लॉस करता है। आई मीन EBITDA कमा नहीं पाता है, इसको लॉस चल रहा है। सो इन्वेस्टर फंडेड है। सो आई मीन रिपोर्ट्स निकलते हैं, बट 800 का टारगेट उन्होंने दिया है। बेसिस अगर देखें तो वहाँ पे EPS शायद है नहीं, और इस तरीके से कंपनी को वैल्यू करना ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन के हिसाब से चलता है। तो नाइका हो, पेटीएम हो, जोमेटो हो, इन सब के पैट प्रॉफिटेबिलिटी EPS एक्रेटिव होने में कितना टाइम लगेगा, उसके बाद फिर वैल्यूएशन मल्टीपल होगा। तो मैं 10 रुपये का EPS मान भी लूँ, 650 करोड़ की प्रॉफिट अगर 2-3 साल में आता भी है, तो अभी करंट भाव पर 100 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, और ROE उस वक्त इनका होगा सिर्फ 4 या 5% का ROE रहेगा। सो अ वेरी लॉन्ग शॉट कॉल है ये। मतलब काफ़ी जिनको भरोसा है, जिन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन किया है और उनको लगता है कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, तो वो कैरी कर सकते हैं। बट मेरी सलाह तो यही है कि मैं खुद तो दूर हूँ इन सारे स्टॉक से, और जिनको मैं एडवाइस करता हूँ उनको भी दूर ही रखा है। तो अभी तो फिलहाल कन्विक्शन नहीं है धर्मेश जी का। पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, इस पर और क्लैरिटी जब मिलेगी तब शायद यहाँ पर देख सकते हैं। बट नॉनदलेस 2-3 दिनों से इस स्पेस पर बाजार का मूड माहौल जरूर आपको बदलते हुए दिखा है। बाय द वे सिम्फनी की हमें बात करनी थी, वो रह गई थी। नतीजे बस शो की शुरुआत में आए थे। कुणाल जी, एक बार सिम्फनी का चार्ट देख लें, क्योंकि नतीजे दमदार हैं और साथ ही बायबैक का भी अनाउंस करा है। 200 करोड़ का बायबैक टेंडर रूट से करने वाले हैं। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? देखिए, खबर के बाद बड़ा मूव आया है। दीपांशु, स्टॉक लगभग 1100 रुपए के लेवल्स के आसपास सब ट्रेड कर रहा है, तो इन स्तरों पर कोई नई खरीदारी की मेरी राय नहीं है। जिनके पास है जरूर बने रह सकते हैं। हो सकता है कि स्टॉक एक बार 1150 1160 के लेवल्स आपको फिर दिखा दे, तो जिनके पास पोजीशन है बने रहने की मेरी राय है, लेकिन कोई नई खरीदारी अब इन स्तरों पर ना करें। नीचे स्टॉक करेक्ट होता है, वापस से आपको 1020 के आसपास मिलता है, तो वहां खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तो ये है आपके लिए सिम्फनी। इस पर रखें नज़र। नीचे के लेवल्स पर आप दोबारा खरीदारी की भी राय ले सकते हैं। थोड़ी देर में सीरी साहब भी जुड़ेंगे और फिर अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी भी लेनी है। उससे पहले एक बार ओबरॉय रियल्टी, इसकी बात कर लेते हैं। अभी DLF की बात कर ही रहे थे सुमित जी। ओबरॉय रियल्टी के आने वाले नतीजे, अरमान बताएं कैसे रह सकते हैं इसके नतीजे? ओवरऑल अगर आप नतीजे देखेंगे तो आपको नतीजे कंपैरेटिवली थोड़े अच्छे आते हुए दिखेंगे। हालांकि आपको मुनाफे में थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई दिखेगी, पर अगर ब्लूमबर्ग एस्टिमेट्स की बात करें तो आय लगभग 9% के आसपास बढ़कर आएगी। कामकाजी मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में भी लगभग आपको 41% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी, क्योंकि जो प्री सेल्स का जो अगर आप आंकड़ा देखेंगे वहां पर 50% के आसपास की आपको वहां पर जो है गिरावट आती हुई दिखेगी। पर जो मार्जिन को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो 360 वेस्ट जो इनका प्रोजेक्ट है वहां पर इनको बढ़िया जो है बढ़िया बुकिंग्स आती हुई दिख रही है। तो वहां पर यह भी देखना होगा कि आगे अब इसमें कितनी बढ़िया बुकिंग आती रहती है। उसी के साथ साथ जो प्रोडक्ट मिक्स के साथ साथ जो बुलंद प्रोजेक्ट है वो शुरू होने से जो मार्जिन्स है वहां पर आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। इसलिए लगभग 40% से बढ़कर अगर आप देखेंगे कि अगर आप 41% के आसपास का जो है मार्जिन्स आते हुए दिखेंगे। और ये जो मार्जिन्स का सपोर्ट का एक और रीजन ये भी है, क्योंकि जो MMR रीजन देख लीजिए या फिर माइक्रो मार्केट में जो इनको बुकिंग्स मिल रही है, जो वहां से सपोर्ट मिल रहा है और जहां पे जो रियलाइजेशन थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, उसके चलते आपको दिखेगा मार्जिन थोड़े इंप्रूव होंगे। इसीलिए आय लगभग 9% बढ़ेगी, मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखेगा। प्री सेल्स का जो आंकड़ा है वो वहां पर घटने का अनुमान है, और मुनाफा लगभग अगर आप देखेंगे वहां पर भी आपको गिरावट दिखेगी 33% के आसपास की। तो ओबरॉय रियल्टी, इस पर रखनी है नजर। धर्मेश जी, कोई खास एक्सपेक्टेशन इस बार रियल एस्टेट अर्निंग्स को लेकर? अभी DLF की बात चल रही थी, ओबरॉय के भी नंबर्स आने वाले हैं, कहां पर आएंगे सर आपकी नजर? देखिए, नंबर तो उस हिसाब से ही आएंगे। मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। बट गुड पार्ट ये है एटलीस्ट फॉर ओबरॉय रियल्टी के लिए कि बॉम्बे में अगर आप रियल एस्टेट के प्राइसेस देखें तो फॉर्म होने चालू हो गए हैं। इनफैक्ट 15-20% पिछले साल से अभी तक प्राइसेस जो हाउसेस के वो बढ़ भी रखे हैं। सो अगर आप एक्चुअली बाई करना चाहते हैं तो जो पहले अगर मान लीजिए 2 करोड़ का मिल रहा था तो 2.20-2.25 के आसपास का पहुंच चुका है, 2.25 करोड़ के आसपास। तो रियल एस्टेट में सिर्फ लोग मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से उसको रिलेट करके करने लगते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो रियल एस्टेट में बढ़ना नहीं चाहिए। तो किसी किसी पीरियड साइकिल में जरूर ये सही बैठता है। बट अभी आप देखें तो पिछले 8-10 साल से प्राइसेस बढ़े नहीं थे, जो थे जहाँ के वहीं पड़े हुए थे, और 8-10 साल में लोगों की इनकम बढ़ी है और लोगों के हाउसिंग डिमांड भी बढ़े हैं। तो मुझे लगता है उस हिसाब से ओबरॉय रियल्टी टॉप पिक है रियल एस्टेट में। हालांकि और भी काफ़ी रियल एस्टेट प्लेस है, चाहे DLF हो, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हो, ये सब भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वैल्यूएशन के हिसाब से। ओबरॉय रियल्टी अगर निवेशक बाई करके चलना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे लगता है 15 से 20% के आसपास का स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। 1050 के आसपास FY24 के नंबर्स के हिसाब से मुझे इसका फेयर वैल्यूएशन लगता है। सो मेरी तरफ से तो बाई रहेगा ओबरॉय रियल्टी पे। ओके, ओबरॉय रियल्टी में खरीदारी करने की राय आपके लिए
धर्मेश कांत जी की तरफ से आती है। आइए अब मुलाकात करते हैं सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है आज विचार आपका? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, दो स्टॉक्स है, एक फ्यूचर्स का स्टॉक और एक कैश मार्केट का स्टॉक अनिल जी, इसमें खरीदारी करनी है। ओके, पहला कौन सा बताएंगे सर? अनिल जी, पहला स्टॉक फ्यूचर्स का स्टॉक कवर करता हूँ। अनिल जी, जो स्टॉक आज खरीदारी करने की सलाह स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक के फेब्रुअरी फ्यूचर्स, मतलब CUB का NSE का टिकर है, 159 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता है। अनिल जी, ये मुझे लगता है आज जो बाजार में इतनी अच्छी तेजी है, 160-70 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, बट बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया। बट एक जो मेजर इवेंट जिसके कारण बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सबड्यूड था, RBI की पॉलिसी, वो ऑलरेडी आउट ऑफ द वे और वहां से कुछ अनएक्सपेक्टेड या कुछ आया नहीं है और कुछ नेगेटिव भी नहीं आया है। 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया और आगे के लिए खुला ही है, मतलब रेट हाइक करेंगे या तो 25 बेसिस पॉइंट डिपेंडिंग ऑन फेड या पॉज करेंगे। तो मुझे लगता है कुछ नेगेटिव था नहीं और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स या बैंकिंग जो कंपनीज है, बैंक से, इनके सबके नतीजे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं इस तिमाही के। और इस बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं शनिवार को, 11 तारीख को इसके नतीजे हैं। और सितंबर तिमाही भी बहुत ही जबरदस्त थी, पैट आया 276 करोड़ का, जो जून तिमाही में 225 करोड़ का पैट था। बाकी भी हर एक फ्रंट पे एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नजर आया, GNPA, NNPA सब में गिरावट आई है। फिर रिटर्न ऑन एसेट भी 1.23% है इस बैंक के, जो विच कैन बी कंपेयर्ड टू द बेस्ट ऑफ द बैंक्स। बाकी अच्छा खासा रेशियो है और FIS-DIs बहुत बुलिश लगते हैं, अराउंड 61.5% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है, बैंक मस्कट फंड है, फिर कोटक फंड है और बाकी जितने भी नामी गिरामी म्यूचुअल फंड्स है सबके पोर्टफोलियो में स्टॉक है। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल अच्छा कर सकता है। यहाँ से आज ये फ्लैट सा अभी कारोबार कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 167 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 155 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। उनके स्टॉप लॉस के साथ सिटी यूनियन बैंक में करें खरीदारी, ये राय है पहले स्टॉक पर सेठी साहब की तरफ से। ये वायदा कारोबार का शेयर। और बताएं सर, कैश मार्केट का स्टॉक कौन सा पसंद है आपको? अनिल जी, जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है, एक छोटी साइज की कंपनी है, स्टॉक का नाम है AVT नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो अभी 97 के आसपास ट्रेड करता है। एक फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी का कारोबार है प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स बनाने का और नेचुरल इंग्रेडिएंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है फूड, बेवरेज, फिर एनिमल न्यूट्रिशन और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को। अच्छी क्लाइंटेल है, अच्छी क्लाइंट लिस्ट है और इनके जो मेन प्रोडक्ट्स है, एक तो वैल्यू एडेड टीज में है, चाय बनाती है वैल्यू एडेड, और उसके अलावा मैरीगोल्ड एक्सट्रैक्ट्स बनाती है, जो कि फूड कलरिंग में, आई केयर वगैरह में काम आता है। और ये कंपनी ग्लोबल न्यूट्रिशन मार्केट में भी बहुत ही सीरियसली फॉर रही है, कई सारी ग्लोबल फीड एडिटिव कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करा है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, एक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है, डेट इक्विटी रेशियो 0.06, अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 87% का। और सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 25 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया और 14 करोड़, लास्ट ईयर सितंबर तिमाही में 14 करोड़ का पैट था। इसके भी नतीजे आने वाले 2-3 दिनों में ही आने वाले हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 75% की हिस्सेदारी है, इसमें खरीदारी करने की सलाह। 105 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 93 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए राय आती AVT नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी, और साथ ही सिटी यूनियन बैंक, दोनों स्टॉक पसंद है। सेठी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। सेठी साहब, आइए अनिल जी की भी अब लेते हैं 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। कल के अच्छे एक्शन के बाद थोड़ी नरमी दिखा रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर्स। 80 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, 30 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स, 1/4% डाउन ईच आपको इस समय दिखेंगे। यूरोप में कोई परेशानी नहीं है, 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एशिया में भी हमने देखा, जापान और साथ ही हांगकांग, चाइना थोड़े सुस्त थे, बट बाकी एशिया के मार्केट्स आपको पॉजिटिव दिखे। कच्चा तेल थोड़ा बढ़ा है, आज भी 1% बढ़ा हुआ है, इस पर रखनी है नजर। पर रुपये आज 11 पैसे मजबूत भी है, तो ठीक संकेत है। सर बताएं क्या करना है हमें? देखो दीप, आज कोशिश तो हो रही है पूरी आर या पार की लड़ाई की, 17,900 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश निफ्टी कर रहा है। आखिरी 1 घंटे में जब हम प्रवेश कर रहे हैं 17,900 पर हम हैं। पहली चीज़ जो आज मजबूती वाली दिख रही है वो ये है कि 17,800 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी आपको, इस बात की पूरी संभावना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दीप कि 17,800 के पुट पर 1.25 करोड़ शेयर खड़े हैं, उसमें से 1 करोड़ शेयर आज ही जुड़े हैं,
यानी कि वो आपके लिए बेस का काम करे, यानी कि दिन के लिए आपके रिस्क 100 पॉइंट की है, यहाँ से इससे ज़्यादा नहीं। 17,900 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, 80 लाख शेयर है वहाँ पर कॉल्स में, ये धीरे धीरे कम होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला टारगेट 17,900 आ जाने के बाद निफ्टी के लिए जो बनता है वो बनता है 17,970 से 18,000, ये अगला टारगेट बनेगा। और वहाँ पर रुकावट थोड़ी सी बड़ी है, 18,000 दो तरीके से रुकावट बड़ी, एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहाँ भी 1.25 करोड़ शेयर का है, दूसरा मनोवैज्ञानिक स्तर भी है थोड़ा, है ना। तो पहले तो क्लोजिंग के लिहाज से 17,900 मिल जाता है, बढ़िया है। हम एक बाधा को पार करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर आकर बार बार अटक रहे थे, और उसके बाद हल्का फुल्का रुकावट का लेवल 18,000 का, लेकिन ओवरऑल मजबूती का मामला है। दिन के दौरान अगर गलती से 17,800 के आसपास आता हुआ दिखे निफ्टी आपको 800 825, वहाँ खरीदारी का मौका होगा। वैसे मिलना मुश्किल है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स अभी 125 पॉइंट नीचे था, अब सिर्फ 60-70 पॉइंट नीचे रह गया, तो हो सकता है एक मौका दे आपको। अगर डाउ को देखकर नीचे मिल जाए तो 17,800 825 फ्रेश एंट्री पॉइंट है, 17,975 17,970 18,000 प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली की जगह, 17,900 क्लोजिंग के हिसाब से ध्यान रखना है। ये हो गया आपका निफ्टी का डेटा। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए तो एक ही लेवल है मार्केट का, जो 2:30 बजे कल किया था वही आज भी है, 41,500। 41,500 के पुट पर 46 लाख शेयर हैं, 28 लाख आज जुड़े हैं। कॉल्स में 51 लाख शेयर हैं, 25 लाख आज जुड़े हैं। लगभग बराबरी का मामला है। और वहीं पे आप ज़्यादा टाइम पास होते देख रहे हैं 41,500 के आसपास, नहीं इसको ज़्यादा नीचे जाना है नहीं ज़्यादा ऊपर आना है। सो नीचे की तरफ 41,275 41,375 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इस रेंज में आने पर खरीदारी होगी। ऊपर में 41,725 41,825 ये वो रेंज है जहाँ पर आए तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई नजर आएगी। सो ये क्लियर कट है, 725 825 आएगा प्रॉफिट बुक करना है, 275 375 आएगा तो लेना है। ये सारे स्पॉट लेवल में बता रहा हूँ। 41,500 के ऊपर अगर आज हम बंद होते हैं तो थोड़ा बेहतर है। हालांकि बड़े ब्रेकआउट का लेवल जो 17,900 यहाँ दिख रहा है वो 42,000 है ऊपर बैंक निफ्टी में, नीचे में 41,000 है, वहाँ से थोड़ा सा दूर है। हल्की फुल्की रुकावट की जगह 600-700 के आसपास जो दिख रही है जहाँ पर आप अभी हैं भी, थोड़ा डाउ फ्यूचर अगर सपोर्ट दे देता है तो बाजार अच्छी रिकवरी दिखाने के मूड में। आज वैसे हमारा मूड माहौल ठीक है, थोड़ा ग्लोबल सपोर्ट कम मिल रहा है, अगर मिल जाए तो बढ़िया हो सकता है। सो आई थिंक 41,500 के ऊपर बंद होने की कोशिश आज निफ्टी की हो सकती है। कल 41,500 के आसपास ही बंद हुए, लेट्स सी क्या होता है। तो ओवरऑल वैसे ठीक है, पॉजिटिव माहौल आपको नजर आ रहा है। और आज एक और अच्छी चीज़ है दीप की, आज की तेजी ब्रॉड बेस्ड है, खरीदारी सब जगह। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन चूंकि काफ़ी कम है, तो आज ऐसा लग रहा है देखकर डेटा देख के या डेटा की स्क्रीन देख कर कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आज हुई होगी। सो एक माहौल ठीक है, लॉन्ग साइड पे आप बने रह सकते हैं, कोई चिंता की बात अभी नहीं दिख रही। ठीक है सर, चलिए तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे अनिल जी की मार्केट रीडिंग इस समय। बाय द वे डेज हाई पर सर निफ्टी 17,900 बस आपकी बात का इंतजार कर रहा था, 898 का हाई अभी बात टच किया है उसने। तो ठीक है, वो हमारे लिए एकेडमिक पर्पज से 898 और 900 में फ़र्क है रिकॉर्ड बनाने के लिए। बाकी इट इज़ 880 890 900 इट्स एज गुड एज 17,900, वो सिंपल सी चीज़ है। आइए बढ़ते आगे और बिगुल आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करके चलनी है डेल्टा कॉप में, और ये क्लासिक केस हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का। सितंबर से लेकर अब तक 3 से 4 बार स्टॉक ने 190 रुपए के सपोर्ट को होल्ड किया है बहुत अच्छे से। आज भी उस सपोर्ट को सुबह के सेशन में पॉलिसी से पहले ब्रेक करता हुआ नजर आया, और उसके बाद बहुत ही शार्प यहाँ पर एक रिवर्सल बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है डेल्टा कॉप यहाँ से 200-205 रुपए की तरफ चलने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अल्टरनेटिवली 195 195 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदें 5-5.5 रुपए के रेंज में, 4 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 8 और 10 रुपए के टारगेट्स डेल्टा कॉर्प के 195 के स्ट्राइक में आते हुए नजर आ सकते हैं। हाँ ओके, डेल्टा कॉर्प ये है वो स्टॉक जहां पर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई। कुणाल जी, राकेश जी की राय भी जान ली जाए। वक्त है उनके लिए बिगुल का चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है इंडियन होटल्स को। इंडियन होटल्स के चार्ट को अगर देखें तो अनिल जी इसमें 4-5 सत्र पहले एक गैप अप हमने बनते हुए देखा था, तो वो गैप अभी भी बना हुआ है, उसको ब्रेकअवे गैप कहा जाता है।
और उसके बाद अभी पिछले 4 सत्रों में इस चार्ट पर एक और पैटर्न बना है जिसको कि बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं और उसका ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। तो इन स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है। इंडियन होटल्स में हमें लगता है कि दोबारा से ये स्टॉक 340-45 के लेवल्स को छूने की ताकत रखता है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 31 जनवरी को कंपनी के नतीजे आए थे, तो बजट वाले दिन सबको लेना था, उस दिन स्टॉक ऊपर भी गया था। उसके बाद से हल्की फुल्की करेक्शन और स्टॉक अब रिवर्सल ऑफ ट्रेंड दिखा रहा है। करेक्टिव फेज में चल रहा था, जैसे कुणाल जी ने बोला 340 की तरफ जा रहा है, तो एक प्रबल दावेदार है नए लाइफ टाइम हाइस का। तो इन स्तरों पे खरीदारी की राय है। 312 का लगाना है स्टॉप लॉस, 334 334 पहला टारगेट, 340 दूसरा टारगेट, एंड देयर आफ्टर मोस्ट लाइकली स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स न्यू लाइफ टाइम हाइस। तो इंडियन होटल पे खरीदारी की राय है। ओके, इंडियन होटल आज सुबह शुभम जी की तरफ से भी 320 का कॉल ऑप्शन पिक ऑफ द डे के तौर पर दिया गया था। तो शुभम जी का धन्यवाद, आप तक पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचा तो मेरे माध्यम से स्वीकार कर लें। कुणाल जी और राकेश जी, आपकी तरफ से जो ये पिक आई है बिल्कुल सचिन जी के लिए BTST का। बताएं सर। यहाँ पर हेवल्स पे भी एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में इसने लगातार अटेम्प्ट किए थे अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लाने के लिए। यहाँ पर लगातार 215 210 के आसपास आके स्टॉक थक रहा था, बट जिस तरीके से ये लेवल इसने ब्रेक कर दिया है, 230 के आसपास इसके फ्यूचर्स चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट काफी वेल एस्टैब्लिश हो चुका है। इमीडिएट इफेक्ट मुझे लग रहा है 1270 तक नजर आना चाहिए। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 1209 पे, एंड खरीदारी करनी है हेवल्स के फ्यूचर्स में 1270 के टारगेट के लिए। ओके, तो चलिए हेवल्स में खरीदारी करने की राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से। राय सुमित जी की भी जानी जाए बिगुल के बाद सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 77 रुपीज 10 पैसा। स्टॉक का नाम है NLC इंडिया। NLC इंडिया के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक पिछले 3 से 4 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जस्ट अभी रिबाउंड का शुरुआत हुआ है। तो स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर पहला टारगेट ऊपर में 82 का बनेगा। 82 का लेवल भी ब्रेक होगा और भी ऊपर के लेवल आएंगे, जिसके अंदर 85 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से NLC इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 74 रुपए के पास है, 73-74 का नीचे में सपोर्ट है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करें 82 रुपीज से लेके 85 रुपीज तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में NLC इंडिया में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें NLC इंडिया। 82, 85 दो टारगेट, खरीदारी करें 74 का स्टॉप लॉस NLC इंडिया। बढ़ते आगे सीमेंट शेयरों पर करते हैं फोकस। और सीमेंट कंपनी के शेयरों में आज सुबह सुबह तगड़ा एक्शन दिखा। दिन के दौरान अब थोड़ा ठंडा भले ही होते हुए दिखा, लेकिन अब भी खरीदारी और तेजी तो है ही। वजह क्या है, क्यों सीमेंट के शेयरों की डिमांड आज बढ़ी है, जरा ये जान लिया जाए। अरमान हमारे साथ है इस तेजी की वजह बताने के लिए। अरमान बताएं। जी सर, जब भी बजट होता है, बजट के बाद हमने देखा है कि बजट के बाद पोस्ट बजट जो मीटिंग्स होती हैं लगातार, वहां पर एक सुझाव आता हुआ दिखा है कि वहां पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने सुझाव दिया है कि सीमेंट पे अगर आप देखेंगे जो GST की दरें हैं उसे कम करने का सुझाव दिया है। कम इसलिए भी करने का उन्होंने रीजन ये भी बताया कि आप भले सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए या प्राइवेट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, तो वहां पर इसको बढ़ोतरी के लिए इसको करने की जरूरत है। और इस पर वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि जो 28% का भी आपको जो GST लग रहा है उसमें कितनी कटौती की जाए, उसके लिए उसको रेफर किया गया है। फिटमेंट कमेटी जो है अब उसको ये देखने वाली है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि फिटमेंट कमेटी ये उन ऑफिसर्स का इस कमेटी में होते हैं जिनका मुख्य काम ही यही होता है कि अगर किसी में भी अगर GST का जो दरें हैं उसको रिवाइज करने का, कोई भी अगर प्रपोजल है उस रेट को रिवाइज करने का उनका मुख्य काम होता है। तो यहां पर माना यह जा रहा है कि फिटमेंट कमेटी अब इसको अच्छी तरह से रिव्यू करके, और हो सकता है कि यहां पर एक पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिखे। इसलिए अगर आपको दिखेगा कि लगभग सारे सीमेंट कंपनियां आपको अच्छे खासे पॉजिटिव मूवमेंट के साथ आती हुई दिख रही है। अगर छोटे स्टॉक्स में या मिड कैप में आप बात कर लीजिए, सांगी इंडस्ट्रीज, दालमिया भारत, ओरिएंट सीमेंट, बड़े स्टॉक्स में आप अल्ट्राटेक सीमेंट, JK सीमेंट, यहाँ पर ओवरऑल सारे सीमेंट स्पेस में अगर आपको दिखेगा कि जो पॉजिटिव मूवमेंट है उसका रीजन ये है कि जो GST की दरें हैं वहां पर ये माना जा रहा है कि हो सकता है इस कमेटी का रेफरेंस आता हुआ दिखे कि उससे GST जो दरें हैं वो कम होती हुई दिखे। तो शायद पहला हिंट तो आया है। ऑफ कोर्स लंबा प्रोसेस है अगर ये एक्चुअली होने वाला है। बट धर्मेश जी, कोई राय या कोई व्यू इस पर? GST
फिटमेंट कमेटी रिव्यू करेगी कि सीमेंट पर जीएसटी कटौती होनी चाहिए या नहीं, और आज सारे सीमेंट स्टॉक्स एक्शन में। दीपांशु, सीमेंट एज अ स्पेस पे तो पॉजिटिव व्यू पहले से बना हुआ है और स्टॉक में थोड़े अट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा। नतीजे देखें तो सबके अच्छे आए, चाहे वो रैमको सीमेंट हो, डालमिया भारत हो, अल्ट्राटेक है, अंबुजा सीमेंट है, तो किसी ने निराश नहीं किया। सबके जो कंसेंसस एस्टिमेट थे उससे बेटर एबिटा पैटर्न करके आए हैं और वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहा है। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, अगर ये पास भी होता है तो इससे सीमेंट कंपनी को तो लाभ होने वाला है नहीं। वो जो पैसा है सरकार के लिए कलेक्ट होती थी, सरकार हो जाती थी, वो कम जाएगा। ओवरऑल जो प्राइसेस है उतने से गिर जाएंगे सीमेंट के, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर प्राइस पर बैग कम होता है तो थोड़ा जो रिटेल साइड है, जो इनका ट्रेड सेगमेंट है, वहाँ से डिमांड बढ़ के आनी चाहिए। नॉन ट्रेड तो एनीवेज सरकार का खर्च हो रहा है, वो तो चलता रहेगा एज यूजुअल। बट द गुड पार्ट ये है कि सीमेंट एज इंडस्ट्री को आप देखें तो इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है इस बार काफ़ी अच्छा था। 10 से 12% ऑन एन एवरेज सीमेंट कंपनियों ने वॉल्यूम ग्रोथ किया। आने वाले समय भी मुझे लगता है 12 से 15% के आसपास रहेगा। आज जो आरबीआई गवर्नर ने जीडीपी का एस्टिमेट दिया तो नॉमिनल जीडीपी अराउंड 11.8% बता रहे हैं और सरकार का अनुमान था बजट में 10.5% का। सो ऑलमोस्ट 1.3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी सीमेंट का वॉल्यूम ग्रोथ रहता है, तो 15% के आसपास वॉल्यूम। तो उस लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी, एब्सोल्यूट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पैट के हिसाब से देखें तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा रुझान दिख रहा है सीमेंट कंपनियों में। और 6 महीना जो आने वाला है इसमें सबसे ज़्यादा इनका डिमांड भी था। प्राइस अब टेक नहीं होगा। कल भी मेरी कुछ डीलर से बात हुई, बिहार में भी है, यूपी के हैं, दिल्ली के हैं, तो उन्होंने एक ही बात कहा है कि देखो यार, सीमेंट के प्राइसेस तो नहीं बढ़ने वाले, सारा गेम वॉल्यूम का है। वहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर्स जा रहे हैं, तो उनको भी उम्मीद है कि ये माल खप जाना चाहिए। ओवरऑल बाई कॉल है सीमेंट इंडस्ट्री में। और पैकिंग ऑर्डर पर बोले तो अब अल्ट्राटेक टॉप पिक है। अंबुजा सीमेंट करेक्शन के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, उसमें भी एक बाई बनता है। एंड विद डालमिया भारत, तो मुझे 15-20% के ट्रेडिंग कॉल तो इन तीनों में दिखता है। ओके, तो 15-20% की अपसाइड दिख रही है। अंबुजा पर रखिए नजर, डालमिया भारत भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। तो सीमेंट स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव व्यू बन रहा है धर्मेश जी का। आइए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का है हमारे साथ तैयार। नितिन जी, गुड आफ्टरनून सर, बताएं क्या करना है आज। यहाँ पे 17,850 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 79 में मिल रही है, और इसका स्टॉप लॉस होगा 50 रुपए का, यानी 30 रुपए हम रिस्क ले रहे हैं करीब करीब, और ऊपर टारगेट होंगे 110 और सेकंड टारगेट 120 का होगा। आरबीआई की पॉलिसी के बाद से काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कॉल्स में दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक बार 18,050 की तरफ फ्यूचर्स में जाएंगे, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर। तो उसको देखते हुए 17,850 के हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 79 में, टारगेट 110, 120, स्टॉप लॉस 50। तो ये है आपके लिए निफ्टी पर 17,850 की कॉल खरीदने की राय नितिन जी की तरफ से। नितिन जी, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा एक्शन देख रहे हैं इस समय या रेंज में ही रहेगा? लेकिन निफ्टी में मूवमेंट आएगी तो बैंक निफ्टी भी ऊपर आनी चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी करीब करीब 41,800 की तरफ आनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। आरबीआई की पॉलिसी आई उसके बाद ही हमने देखा कि कॉल्स में काफी अनवाइंडिंग हुई है। वो इंडिकेट कर रही है कि कल वीकली एक्सपायरी के पहले शॉर्ट कवरिंग कॉल्स में आ रही है। उससे ऐसा लग रहा है कि जो वीकली एक्सपायरी होनी चाहिए वो हाइस की तरफ हो सकती है, और बैंक निफ्टी 41,900 फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, या 42,000 की तरफ आ सकती है, और निफ्टी फ्यूचर्स में 17,800, 850 की तरफ जा सकती है। तो यह है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय, और निफ्टी पर ज्यादा मोमेंटम दिख रहा है। 17,850 की कॉल इन द मनी खरीद कर चलें, ये राय आ रही है नितिन जी की तरफ से। मूवमेंट भी बढ़िया बन रहा है, डेज हाई पर बाजार इस समय ट्रेड भी कर रहे हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आज थी आरबीआई पॉलिसी, और बाकी सब तो उम्मीद मुताबिक ही हुआ। गवर्नर साहब की कमेंट्री भी अभी हम बात कर रहे थे, बट एक इंटरेस्टिंग चीज पॉलिसी में निकल कर आई है, जिसकी वजह से बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल सेक्टर भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। फोकस यहाँ पर करना जरूरी है। आइए जरा समझते हैं क्या निकल कर आया है पॉलिसी में। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल, बताइए। देखिए दीप, दरअसल यहाँ पर काफ़ी सारी क्लैरिटी चाहिए थी, खासकर जो भी लोन पर पेनल्टी चार्जेस लगते हैं उसको ट्रांसपेरेंसी को लेकर। तो इसी को लेकर आरबीआई की तरफ से ट्रांसपेरेंसी के लिए नए नियम लाने की योजना बन रही है। तो अगर ऐसा होता है तो जो काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, फिर चाहे वो बैंक फिक्स्ड ब्याज वाले लोन हो, या जो फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले लोन हो, या फिर चेक बाउंस ईएमआई अगर समय पर नहीं देते हैं तो उस पर बैंक्स वगैरह जो है अपने पेनल्टी चार्जेस लगाते हैं। और यहाँ पर जो पेनल्टी चार्जेस हैं वो
कम नहीं होते हैं। इनफैक्ट अगर आप समय पे ईएमआई नहीं भरेंगे तो इस पे बैंक करीबन 1 से 2% प्रति महीने का चार्ज लगाते हुए नजर आते हैं। यह ब्याज जो है आपके लोन के ब्याज के ऊपर रहता है, तो जो भी आपका ईएमआई पर इंटरेस्ट कंपोनेंट रहता है उसके ओवर एंड अबव ये रेट रहते हैं। फिक्स रेट वाले लोन्स पर भी करीबन 2% चार्ज लगता है, तो काफ़ी बड़ी इनकम कंपोनेंट बैंक्स की यहाँ पर जो पेनल्टी चार्जेस है उससे बनती हुई नज़र आ रही है। साथ साथ आप हर बैंक अपना जो पेनल्टी और लेट फीस चार्ज है वो खुद से तय करता है। ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न नज़र आ रहा है आरबीआई को, तो इस पर यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आगे चलकर जो ट्रांसपेरेंसी नियम है उसको लाने का। यही नहीं, आप क्रेडिट कार्ड पे भी देखिए तो यहाँ पर समय पे भुगतान अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर भारी ब्याज देना पड़ता है। एसबीआई कार्ड्स प्रति महीने 3.5% तक का ब्याज जो है आपको एज ए पेनल्टी लगाता है अगर आप समय पर जो है उनका पेमेंट नहीं करते हैं। एक चीज़ और कंसर्निंग थी जहां पर ये चीज़ निकल कर आई थी कि जब क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं, जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है कि पहले ये होता था कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद से आपका ब्याज परसेंटेज कैलकुलेट होना शुरू हो जाता था, पर उसके बाद आरबीआई की तरफ से ये नोट आया कि आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब इसकी ड्यू डेट हो उसके बाद से आपका एडिशनल पेनल्टी चार्जेस लगना शुरू हो। तो ये कुछ एक हद तक क्रेडिट कार्ड में ये नियम आए हैं, पर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट नियम तो बनना चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट नियम बनना चाहिए, और दूसरा ये जो चार्जेस हैं उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन कितना चार्ज आपको लगा सकता है, क्रेडिट कार्ड पे कितना, लोन पे कितना, वो सारी चीज़ें भी आएंगी। तो डिस्कशन पेपर जल्दी आने वाले हैं, अच्छी बात है। कस्टमर्स के लिहाज से एक बड़ी राहत यहाँ पर आपको आती हुई दिख सकती है। बैंक्स का देखेंगे क्योंकि इनकम काफ़ी ज़्यादा आती है चार्जेस से। क्रेडिट कार्ड्स पर भी कुशल आपने कहा कि यहाँ पर भी रिव्यू हो सकता है। क्रेडिट कार्ड पर भी रिव्यू हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी अब यही देखना है कि जो नया नियम है उसके मुताबिक जो कार्ड कंपनियां हैं उनको ट्रांजैक्शन की शुरुआत से नहीं जबकि बल्कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन जब आपका ड्यू हो उसके बाद से चार्जेस हो। तो अब देखना होगा कि वहाँ पर क्रेडिट कार्ड को लेकर भी और क्या नए नियम आते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ अनिश्चितताएं बनी हुई हैं इस चीज़ को लेकर भी। तो फाइनल जो है अभी हो सकता है कि ये जो डिस्कशन पेपर जारी होगा उसमें क्रेडिट कार्ड का फर्दर एक रिवाइज्ड आपको नियम भी आता हुआ नजर आए। चलिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है। एक बार जरा एसबीआई कार्ड्स को पुल अप भी कर लिया जाए और कुणाल जी से राय भी ले ली जाए। कुणाल जी, एक बार जरा एसबीआई कार्ड्स देखें, देखते हैं किस तरह का फाइनल वर्जन आता है। वैसे स्टॉक ने आज इस खबर पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, इनिशियली थोड़ा कमज़ोर था, बट 750 पर सपाट। कुणाल जी, देखिए दीपांशु, एक मेजर सपोर्ट है एसबीआई कार्ड के लिए 700 के आसपास, और हमने देखा है कि पहले भी एक दफ़ा 700 रुपये के आसपास स्टॉक आया, फिर इसमें सीधा 1000 तक की एक बड़ी रैली बनी। इस बार फिर से 700 के आसपास स्टॉक जैसे ही आया वहां पर वापस से हमने बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ देखा। जो मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं 700 से 750 के आसपास, मुझे लगता है कि उनको मध्यम से लंबी अवधि के लिए इन स्तरों पर इसको खरीदना चाहिए। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक अंडर परफॉर्मर बना रहे, लेकिन अगर आप इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीद पाते हैं तो ये स्टॉक वापस से 1000 के ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। तो ये स्तर जो है ये काफ़ी अच्छे एक्विजिशन प्राइस है। इन स्तरों के आसपास मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों को इसमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई कार्ड्स जिस पर रखनी है नज़र। देखते हैं कैसे आएंगे, कैसा इम्पैक्ट आता है जब ये डिस्कशन पेपर आएगा। बट नतीजों पर करते हैं फोकस, और कल आएंगे हिंडाल्को के नतीजे। यहाँ पर क्या है एक्सपेक्टेशन? नोवेलिस के तो नंबर्स हमने देखे थे, उसके बाद स्टॉक थोड़ा कमजोर था। आज मेटल्स का बाउंस बैक भी है। हिंडाल्को, अरमान बताइए। देखिए, यहाँ पर भी अगर आप नोवेलिस के नतीजे देखें तो वहाँ पर भी आपको कमजोर नतीजे थे। तो हिंडाल्को भी अगर आप नतीजे की बात करें तो वहाँ पर कमजोर आने का अनुमान है। आय तो लगभग फ्लैट रहेगी, पर मार्जिन में आपको अच्छा खासा कट दिखेगा। 15% से गिरकर 10% के आसपास आने का अनुमान है, क्योंकि जो मेटल की कीमतों में गिरावट है उसका यहाँ पर असर आता हुआ दिखेगा। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि अगर आप मुनाफे की बात करें, मुनाफे में भी लगभग 47% के आसपास की जो है वहाँ पर गिरावट आती हुई दिखेगी। और जो वीएपी की बिक्री है वहाँ पर आपको खास नजर रखना है। तो ओवरऑल अगर आप नतीजे देखेंगे तो आय तो लगभग फ्लैट रहेगी, मार्जिन जो है वहां पर अच्छी खासी कटौती आती दिखेगी। मतलब कमजोर नतीजे ही हैं। नोवेलिस के भी अगर नतीजे कमजोरी थे तो कमजोर ही रहेंगे, कोई ज्यादा खास एक्सपेक्टेशन है नहीं हिंडाल्को की तरफ से भी। सत्य जी, एक बार जरा हिंडाल्को का चार्ट भी देखेंगे सर, जरा बताएं क्या करना है इसमें। दीपांशु, यहाँ पर एक अच्छी करेक्टिव वेव ऑलरेडी अनफोल्ड हो चुकी है। इनफैक्ट एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे वापस स्टॉक आ चुका है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर
अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुनाफा बांध देना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यहाँ से एक रिवर्सल बन जाता है 445 के ऊपर, तो काफी बड़ी मूव वापस यहाँ पर अनफोल्ड होगी। लगभग जो 500 के आसपास का एक स्विंग बना था वो पर्टिकुलर लेवल भी रिविजिट होना चाहिए। सो ओवरऑल लोअर साइड ऑफ द रेंज है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के मल्टीपल सपोर्ट जोन में एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है उसी को रिस्पेक्ट देके यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स बनाने चाहिए ऑन अ ट्रिगर अबाउट 440। तो ये है आपके लिए हिंडाल्को जिस पर रखनी है आपको नज़र। स्टॉक थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है। चलिए कल है नतीजे से पहले थोड़ा एक्टिव भी हो रहा है काउंटर। ONGC 20 लाख शेयर्स के कई सौदे हो रहे हैं। कुणाल जी, आज सुबह इसकी आप बात भी कर रहे थे, स्टॉक ऑफ द डे में लगभग उन्हीं लेवल्स पर है, कुछ ज़्यादा मूव आया नहीं है। कोई रिवाइज्ड व्यू ONGC पर? देखिए, मेरा व्यू अभी भी बुलिश है। मुझे लगता है कि दीपांशु स्टॉक अच्छा है। स्टॉक में करेक्शन हमने पिछले कुछ सत्र में देखा और नीचे के लेवल से रोजाना इसमें पिछले 3-4 दिनों का अगर आप चार्ट देखें तो नीचे के लेवल से इसमें रिकवरी होकर स्टॉक लगभग डे हाई के आसपास बंद होता है, तो ये एक बहुत स्ट्रेंथ का सूचक है। तो मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 140 को होल्ड कर रहा है इसमें एक बुलिश स्टांस रखना चाहिए और मुझे लगता है कि इसमें आपको जल्द 155-160 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो मेरी अभी भी बाय करने की राय है। अभी भी बाय करने की राय है और बड़े टारगेट्स 155-160 के लेवल्स ONGC में आते हुए दिख सकते हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा, इसके भी आने वाले नतीजे कुशल के साथ जानते हैं। क्या है बाजार का अनुमान, कुशल बताइए। देखिए, नंबर्स के लिहाज से तो थोड़ी कमज़ोरी की इंडिकेशंस आ रही हैं दीप, क्योंकि मुनाफा आप देखिए लगभग फ्लैट रहने वाला है 200 करोड़ पर। साथ ही कंपनी की आय यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ करीबन 10-10.5% की रहेगी और साथ ही रियलाइजेशंस भी हुए हैं कंपनी के, उससे थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। इस वजह से करीबन 13-14% की ग्रोथ का अनुमान लगाकर 2230 करोड़ पर कंपनी की रेवेन्यू आ सकती है। पर कंपनी का कामकाजी मुनाफा यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है 233 करोड़ 265 करोड़ से घटकर, और इसी वजह से कंपनी की मार्जिन 13.5% से अब केवल 10.5% हम रहने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। तो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह का फाइनल नंबर्स आता है। साथ ही जो कुबोटा ने यहाँ पर एक्विजिशन किया है उसके बाद इसकी पार्टनरशिप से इनको कितना बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आया है, इस पर भी हमें मैनेजमेंट कमेंट्री पर ध्यान देना है। बट लार्जली नंबर्स कमजोरी ही दिखा सकते हैं। तो नंबर्स आपको कमजोरी ही दिखा सकते हैं एस्कॉर्ट्स में। हिमांशु जी, एस्कॉर्ट्स कोई राय इसके चार्ट पर? आज थोड़ा कमजोर दिख रहा है। दीप, शॉर्ट टर्म में चार्ट थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आया है और इनफैक्ट काफी कश्मकश के बाद यहाँ पर एक लोअर हाई लोअर लो का सीक्वेंस बनने की शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। अगर ये स्टॉक 1970-1960 के सपोर्ट को तोड़ता है तो मुझे लगता है स्टॉक 1900 तक के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स जहां पर आपको रखनी है नजर। देखते हैं इस पर कैसी मूव आएगी। IRCTC, इस पर भी एक बार फोकस कर लिया जाए क्योंकि यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी टाइम से स्टॉक डिस्कस भी नहीं हुआ है। फिर धर्मेश जी से IRCTC पर उनकी राय भी लेंगे। बट अरमान, नतीजे IRCTC कैसे रहेंगे? देखिए, ओवरऑल अगर आप आय के हिसाब से देखेंगे तो नतीजे बढ़िया दिखेंगे, पर आपको मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखेगा। आय जो हमारा अनुमान है लगभग 60% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिख सकती है। उसका रीज़न ये है कि एक तो त्योहारी सीजन की जो डिमांड थी उसके कारण, और जो टूरिज्म और कैटरिंग से उनको आय को सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए आपको दिखेंगे कि आय में आपको बढ़िया मजबूत तेजी आपको वहाँ पर आती हुई दिखेगी। पर दिक्कत वहाँ पर मार्जिन में रहेगी क्योंकि जो 51.7% है वो गिरकर लगभग 37% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखेंगे। और इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि जो रेल नीर का उन्होंने विस्तार कहा था वहाँ पर, और उसी के साथ साथ जो नई तेजस ट्रेनें जोड़ना, उस पर जो है वहाँ पर क्या अपडेट आता है वहाँ पर भी फोकस रखा जाएगा। और अब जो उन्होंने नई सर्विसेज की व्हाट्सएप से फूड डिलीवरी की बात भी आती हुई दिखी है, वहाँ पर भी फोकस किया जाएगा। तो इन 3 चीज़ों पर तो फोकस रहेगा ही सही। डिमांड बढ़िया थी इसलिए आपको आय में तो बढ़िया बढ़त दिखेगी, पर मार्जिन जो है वो प्रेशर में आते हुए दिखेंगे। मार्जिन्स प्रेशर में रहने वाले हैं जहां तक IRCTC का सवाल है। धर्मेश जी, एक बार मार्केट फेवरेट हुआ करता था, तब से रेडार पर निकल ही गया है। जरा राय दें सर IRCTC के स्टॉक पे। बिल्कुल सही दीपांशु, एक समय तो मार्केट का मतलब डार्लिंग था ये स्टॉक। और देखिए, इसके साथ जो समस्या ये हो गई कि इनका जो मेन इनकम है वो है कन्वेंस फी से, और कन्वेंस फी कहीं ना कहीं वो डिक्टेट किया जाता है कि कितना लेना है नहीं लेना है। तो वहाँ पे इनको जो ओलिवर नहीं है, मतलब यूँ कहें कि इनकी भी हालत वैसी ही है जैसे रिफाइनर्स के साथ हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं से फंस जाते हैं, दायरे में आ जाते हैं कि आप अपने जो अपसाइड है वो आपका कैप कर दिया जाता है। तो डेट इज़ अ प्रॉब्लम विथ IRCTC। अगर इनको खुला छूट दिया जाए बिजनेस करने का तो थोड़े से ट्विकिंग में, अगर 10 रुपया अगर कन्वेंस फी अपना ट्विक करते हैं तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अराउंड 40 to 50% बढ़ जाती है पैट बेसिस पे।
हैविंग सेड दैट, मतलब इन सब बातों के मद्देनजर रखते हुए अगर देखें तो कंपनी बहुत अच्छी है। इनके जो बिजनेसेस हैं एकदम सर्विसेज का है, आपको कुछ करना ही नहीं है, कॉस्ट रहता ही नहीं है, मार्जिन बहुत हेफ्टी रहते हैं। और उस लिहाज देखें तो मुझे तो लगता है कि एक बार 640 650 के आसपास बाइंग करनी चाहिए। काफ़ी लंबे समय से ये चला नहीं है और 15-20% के आसपास यहाँ से अपसाइड ट्रेडिंग बेट के हिसाब से इसमें मिल जाती है। 700 750 के आसपास का ये ट्रेडिंग बेट बनता है। बिजनेस में चाहे वो लीन हो, इनका कैटरिंग सर्विसेज हो, वॉल्यूम ग्रोथ ही ये ज़्यादा रहेगा और मार्जिन में मुझे नहीं लगता कि कोई खास इजाफा रहेगा, वो कहीं ना कहीं इस लिमिट में रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। सो मतलब अगर इसको सबअप करें तो 15-20% का ट्रेडिंग बाई कॉल जरूर है। तो ट्रेडिंग बाय है, इन्वेस्टमेंट बाय नहीं, ये धर्मेश जी की क्लियर राय आपको आती हुई दिख रही है। नॉनदलेस IRCTC देखते हैं नतीजों से कुछ जान आती है कि नहीं। मेरे को एक चीज, एक पोल करवाना है सारे एक्सपर्ट्स के बीच में। उसमें पोल में चाहे तो आप और कुशल भी भाग ले सकते हैं। जरूर। पहले ये बताओ, आप में से कौन कौन वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर चुका है? नहीं, अब तक नहीं। करनी है। हिमांशु जी, आप कर चुके हैं? कहाँ से कहाँ तक? किसी को छोड़ने गए थे प्लेटफॉर्म पे या वाकई में ट्रेवल किया? देखिए, मेरे इन्वेस्टर मीट्स होते रहते हैं, तो मैं बनारस भी गया हूँ, हाँ। मैं लुधियाना भी गया हूँ, दोनों तरफ मैं इस ट्रेन से ट्रेवल कर चुका हूँ। अच्छा, चलिए अब मेरा सवाल ये, क्योंकि आप सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं, अनुभव ले चुके हैं, क्या मतलब वंदे भारत ट्रेन में मतलब बिल्कुल वो फ्लाइट जैसा वैसा आराम, वैसा फील, वो लग्जरी वो महसूस होती है? अनिल जी, ये तो आपने बड़ा दुविधा में डाल दिया ऑन एयर, लेकिन फिर भी अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो अनिल जी सीट बहुत हार्ड है उसकी। वंदे भारत की सीट्स का कुशन जो है वो बहुत हार्ड है। लेकिन उसके अलावा अगर हाउसकीपिंग और बाकी फैसिलिटीज देखी जाए तो वो जो ट्रेडिशनल रेलवे था उससे मच बेटर है। मतलब काफी लोग, और स्पीड भी मेरे ख्याल से काफी ज्यादा है। बिल्कुल, स्पीड भी अनिल जी, और सबसे बड़ी बात साइलेंस, कैबिन के अंदर बाहर का शोर बहुत कम है। अच्छा, ओके। तो मेरे पूछने का पर्पस ये था कि काफ़ी लोग मुझे अभी आज हाल ही में कुछ लोग टकराए हैं, तो वो ये बोलते कि अगर आप एयरपोर्ट जाओ, जैसे आजकल तो कुणाल जी, राकेश जी सुधर गए हैं, नहीं तो पहले इनका दिल्ली का एयरपोर्ट जो 3-3 4-4 घंटे लगाता था ठीक है, 3-4 घंटे पहले आप वहाँ पहुँचो, फिर घंटे 2 घंटे का मार्जिन लो, जाने आने में टाइम लगे, यानी कि अगर 7-8 घंटे तक की आपकी ट्रैवल हो तो काफ़ी लोग ये प्रेफर करते हैं कि वंदे भारत जैसी ट्रेन मिल जाए। राइट। तो वो ज़्यादा बढ़िया, एकदम टाइम से 10 मिनट पहले पहुँचे प्लेटफॉर्म पे, बैठे गाड़ी में आराम से नॉन स्टॉप। और ये वाला तो क्या शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए तो और भी बेटर, बहुत सारा हो सकता है। इवेंचुअली अगर सीट थोड़ी सी सॉफ्ट कर दी जाए हिमांशु जी के लिए, उनके लिए सिंहासन वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो हो सकता है बहुत सारे लोग और हैं और जो शिफ्ट होंगे। तो मतलब ये एक ऑल्टरनेट बन के आ रहा है, क्योंकि स्पीड फास्ट है, नॉन स्टॉप जाती है और कंफर्ट है वही जो फ्लाइट का, और सस्ती भी है। आई एम श्योर टिकट तो सस्ता ही होगा फ्लाइट से तो। और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी हिमांशु जी कह रहे हैं अच्छा है बिल्कुल ट्रैवल करने का। चलिए बढ़िया, तो देखते हैं कितना क्या। IRCTC के लिए तो मजे ही मजे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होता ही रहता है इनके लिए, होता रहता है। एक्सेप्ट स्टॉक चले ऊपर जाने वो ही नहीं बस बाकी सब तो अच्छा ही चल रहा है IRCTC के लिए। बट देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस है। एक बार चार्ट चेक भी लिया जाए। सुमित जी, IRCTC 640। दीपांशु, मोमेंटम तो बन रहा है, स्टॉक के अंदर मूव आना चाहिए, जिसके अंदर ऊपर में 660 रुपए से लेके 675 रुपए तक का मूव, छोटा सा ही मूव दिख रहा है, कोई बड़ा मूव नहीं दिख रहा है। बड़ा मूव स्टॉक के अंदर बनेगा जब स्टॉक एक बार ऊपर में 675-80 का लेवल तोड़ेगा, कन्विंसिंगली ब्रेकआउट देगा तब। फिलहाल एक बार बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं, जिसके अंदर 20-25 रुपए का मूव यहां से ऊपर की तरफ IRCTC में देखने को मिल सकता है। नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉक का वो 630 रुपए का है, तो फिलहाल एक बार यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए 25 से 30 रुपए का। 25 से 30 रुपए का मूव मिलना चाहिए, थोड़ा और ज्यादा बाउंस बैक भी धर्मेश जी को दिख रहा है। तो IRCTC रखते हैं नजर, नतीजों से अगर कुछ अच्छा आता है तो स्टॉक भी शायद थोड़ा एक्शन में देखे आपको। ओके, तो ये है आपके लिए स्टॉक जो एक्शन में आपको दिख रहा है। आइए यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड यानी कि UBL, इसके आने वाले हैं रिजल्ट्स। कल कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, जरा अनुमान जाना जाए। नूपुर हमारे साथ है, नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, अनुमान देखेंगे तो काफ़ी मिले जुले नंबर्स आ सकते हैं। हालांकि कंपनी ने जिस हिसाब से अपने दामों को बढ़ाया तो इस बार अनुमान है कि जो आय है वो करीबन 4.5% से इस बार बढ़कर आ सकती है। 1650 करोड़ का इस बार का अनुमान है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 190 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन 11-11.5% के रहेंगे। पिछली बार 11% के थे तो इतना कोई जंप वहाँ पर दिखेगा नहीं, फ्लैट मार्जिन आ सकते हैं। और जो मुनाफा होगा वो 112 करोड़ के आसपास आ सकता है। सबकी नज़र वॉल्यूम्स पे रहने वाली है। हालांकि ये क्वार्टर सीजनली
ट्रेडिशनली वीक होता है कंपनी के लिए, लेकिन इस बार अनुमान है कि 7% की वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है बियर सेगमेंट में, और 3 साल का कैगर भी देखें तो करीबन 2.5% की ग्रोथ का इस बार अनुमान है। कंपनी के मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होगी इंडस्ट्री को लेके, प्राइस हाइक को लेके, रॉ मटेरियल के प्राइस जो अब थोड़े कम होते दिख रहे, ग्लास के हो या बाले प्राइसेस हो, तो मार्जिन पे कितना इम्पैक्ट होगा आने वाले क्वार्टर्स में उस पर रहने वाली है। तो नंबर्स के लिहाज से देखें तो जिस हिसाब से दाम बढ़े तो आय तो बढ़कर आएगी, लेकिन मार्जिन फ्लैट रह सकते 11% के आसपास। ओके, फ्लैट मार्जिन्स 11% के आसपास, कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्ट कर नहीं रहे। स्टॉक भी बहुत ही सीमित दायरे में रहा है, कुछ ज्यादा इस पर एक्शन दिखाई नहीं है। बंसल जी देखें आज यूनाइटेड स्पिरिट्स में फिर भी थोड़ा मूव दिख रहा था, पर यूनाइटेड ब्रूअरीज तो एकदम रेंज बाउंड रहा है काफी समय से। कोई राय इसके चार्ट पर? दीपांशु, यहाँ पर स्टॉक रेंज बाउंड है, जैसे आपने मेंशन करा 1584 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो 1600 के स्तरों पर नजर रखें। हाई प्रोबेबिलिटी है दीपांशु, नतीजों के बाद स्टॉक 1600 के ऊपर निकलेगा, और निकलता है तब इसके अंदर एक अपमूव देखने को मिलेगा। 1600 के ऊपर निकलेगा तो 1627 1628 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो लेवल्स पे नजर रखें और उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेडिंग की राय होगी। लेवल्स पर रखें नजर और उसके अकॉर्डिंगली ही इस पर करें ट्रेड। यूनाइटेड ब्रूअरीज इस पर है नजर। यूनाइटेड स्पिरिट्स दो ये थोड़ा एक्शन में आपको दिख रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट पुल अप करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक मूव भी इस काउंटर पर आपको बनते हुए दिख रहा था, डेज हाई पर है, 800 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। सचिन जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स इसकी चार्ट क्या कहती हैं सर? दीपांशु, यहाँ पर पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को जस्ट अभी रिकमेंड भी किया है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसने पिछले 3 दिनों से अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल रखी है, तो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर लगभग अराउंड 800-805 के आसपास के स्विंग्स देखे जा सकते हैं 1 से 2 दिनों में। तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी 785 के स्टॉप लॉस के साथ। स्पिरिट्स यहाँ पर फिर भी थोड़ा एक्शन है। यूनाइटेड ब्रूअरीज ये थोड़ा आपको कमजोर बनते हुए दिख रहा है। आज नवीन फ्लोरिन में भी थोड़ी मुनाफा वसूली आपको बनते हुए दिखी है। स्टॉक वैसे अच्छे एक्शन में रहा है, नतीजों के बाद मूव भी करा, बट सुबह के जो लेवल से वहां से आपने देखा है अब थोड़ी मुनाफा वसूली इस पर हो रही है। देखते हैं कैसा मूव दिखाता है ये काउंटर। बाय द वे पेटीएम अब 14% ऊपर गया और जोमैटो 10% आपको ऊपर भागते हुए दिख रहा है, तो थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम इन दोनों न्यू एज काउंटर्स में बना हुआ है। खरीदारी आ रही है। औरोबिंदो फार्मा, कल मुझे याद है बाजार बंद होते समय बंसल जी से एक बार हमने चार्ट पर राय ली थी, एक दवा की मंजूरी मिली थी। आज फर्दर फॉलो ऑन बाइंग आए बंसल जी और 6% ऊपर औरोबिंदो फार्मा। रेयरली इतनी बड़ी मूव देखते हैं, वो भी 2 दिन बैक टू बैक। 450 के करीब औरोबिंदो फार्मा पे क्या रहा है बंसल जी अब? दीपांशु, आज तो काफी एक बड़ा अपूर्व देखने को मिला है, और आप देखें तो आज के हाईस 450 के हैं दीपांशु। जिन्होंने दीपांशु लिया हुआ है वो होल्ड करें, और यहाँ पर नजर रखनी चाहिए दीपांशु 450 के स्तरों पे नजर रखनी चाहिए। 450 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देगा तो एक मच अवेटेड रिवर्सल होगा, तो 450 के ऊपर टिकने के बाद फ्रेश खरीदारी की राय होगी। तो इस पर आप रखें नजर 450। धर्मेश जी, ट्रैक करते हैं फार्मा में औरोबिंदो और बायोकॉन पेरेनियल अंडर परफॉर्मर्स हैं सर, बट कुछ सा एक्शन औरोबिंदो में 2 दिनों से बना है। आई थिंक 2 बैक टू बैक ड्रग अप्रूवल्स इनके आए हैं, कोई व्यू इस पे? ये दीपांशु, अगर फार्मा पैक पे देखें तो सबसे अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो अरबिंदो फार्मा जरूर बाई बनता है। 400 के स्तर पे काफ़ी नीचे गिर गया था, और बाकी सब फार्मा कंपनीज 20, 22, 25, 30 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करी, चाहे सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज। वहाँ पे इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट स्टॉक प्राइस में देखने को मिली थी, और कारण ये था कि इनका मार्जिन डिप्लेशन काफ़ी हुआ था। 19-20% का जो ऑपरेटिंग मार्जिन होता है वो घट के 14-15% पर आ गया था। इस बार के नतीजे आने बाकी है, वहाँ देखना पड़ेगा कि वापस कोई पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आती है कि नहीं। इनके ड्रग फाइलिंग्स तो काफ़ी अच्छे हैं, चाहे वो यूरोप में हो या यूएस में। इंजेक्टेबल्स की काफ़ी फाइलिंग कर रखी है, उसमें कैसा इनको अप्रूवल मिल रहा है, और मार्जिन इंप्रूवमेंट को लेके क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक बिजनेस से वॉल्यूम ग्रोथ क्या आता है। अगर इन तीनों पैरामीटर्स पे थोड़ी सकारात्मक कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आई तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा बाई बन जाएगा। 600 तक भी इसमें आप अपवर्ड प्राइस सेक्शन देख सकते हैं, बट लेट्स वेट। वहाँ पे एक पहले मैनेजमेंट की कमेटी सुन लें, और ये जो नया अप्रूवल आया है इसके हिसाब से प्राइस सेक्शन मिला है, तो स्टैगर्ड वे में अगर कोई बाइंग करना चाहे तो बाई करके जो नए निवेशक हैं चल सकते हैं यहाँ पे। 450 में होने का ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7% एक बार वापस ये करेक्ट करेगा। 400 के नीचे जाता हुआ मुझे दिखता नहीं है वैल्यूएशन के
पर्सपेक्टिव में अपसाइड 600-620 के आसपास इसमें आ सकता है। वैल्यूइंग दिस कंपनी एट अराउंड आप समझ लो 16 टाइम्स FY24 के पी मल्टीपल के हिसाब से। ओके, तो औरोबिंदो फार्मा इस पर देखते हैं मूव आती है कि नहीं। 2 दिनों से तो आपने अच्छा मोमेंटम देखा है और वैल्यूएशन के लिहाज से तो ऑफकोर्स अट्रैक्टिव भी है। कमेंट्स इस पर करते हैं फोकस, नतीजे आने वाले हैं इसके आज। कुशल बताइए कमेंट्स क्या कर सकता है नतीजों में? देखिए कमेंट्स के नंबर्स अच्छे ही आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई भी पैरामीटर आप चुनें, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स आए हैं वो कंपनी की काफ़ी अच्छी रह सकती है। अब ये इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के इनको ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं, जो फोकस रहा है कंपनी का एग्जीक्यूशन पर, उससे कंपनी को काफ़ी अच्छी आगे ऑर्डर बुक पाइपलाइन भी नज़र आ रही है। यही नहीं, इसी वजह से कंपनी की आय लगभग 13% ग्रो कर 1958 करोड़ पर रहने का अनुमान है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर भी 11% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मार्जिन्स ये हालांकि थोड़ी सी सप्लाई चेन में दिक्कतें रही थी, उस वजह से इंपैक्ट होती हुई दिखेंगी, बट बहुत ज़्यादा चेंज वहाँ पर भी नहीं आने वाला है। करीबन 20-25 बेसिस पॉइंट्स का ये बदलाव रह सकता है 15.4% पर। वहीं दूसरी तरफ कंपनी का मुनाफा 10% ग्रो कर 265 करोड़ पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो सर्टेनली नंबर्स अच्छे रहेंगे। अब देखना होगा कि यहाँ पर कुछ सरप्राइज आता है या नहीं, और साथ ही जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी आगे के आउटलुक के लिए, उस पर हमारा ध्यान रहेगा। तो ये है आपके लिए कमेंट्स जिस पर आपको एक मूव आती हुई दिख सकती है। नतीजे देखते हैं कैसे रहेंगे। वैसे कैपिटल गुड्स स्पेस से एक्सपेक्टेशन इस बार अच्छी रही है, 1-2 कंपनी से डिलीवर भी किया है, इस पर भी रहेगा फोकस। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, कॉल आ रही है सुमित जी की तरफ से। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, फार्मा स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम बन रहा है। तो एक स्टॉक जो मेरे रडार पे आया है वो ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस बैक देने का शुरुआत है। 243 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है बायोकॉन। बायोकॉन के अंदर एक करेक्टिव मूव के बाद अब यहां से एक बाउंस बैक का शुरुआत हुआ है, जिसके अंदर पिछले 2 दिनों से स्टॉक लोअर लेवल से रिबाउंड दिखा रहा है। आज भी स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिल रहा है। कल का हाई ब्रेक हो चुका है, परसों का हाई जस्ट अभी ब्रेक करने वाला है। बायोकॉन के अंदर यहां से पुल बैक बाउंस बैक के संकेत मिल रहा है। खरीदारी करें। 235 रुपए का इसके अंदर नीचे में सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस बनेगा ट्रेडिंग के लिहाज से, मोमेंटम प्ले करने के लिए। ऊपर में जो टारगेट बनेगा 250 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 255 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। ये पुल बैक और बाउंस बैक के टारगेट होंगे। एक बार 255 के ऊपर सस्टेन कर गया तो एक अच्छा बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा और ऊपर में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल 250 से 255 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें 235 के स्टॉप लॉस से। बायोकॉन है वो स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। आइए, वागले साहब भी फुल फॉर्म में है, एक्शन में है भरपूर। बिगुल के बाद पूछा जाए उनसे क्या है इरादा। सर बताइए। अनिल जी, स्टॉक शायद रिपीट है, सचिन जी ने ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन मुझे पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है और काफी दिनों के बाद ये एक कंसोलिडेशन से निकल रहा है। स्टॉक का नाम है हैवेल्स। तो 1227 का करंट भाव है। मेरा मानना है ये कल के दिन में ही ये BTST करके जाए, कल के दिन में एक 20 से 25 रुपए की मूव आपको दे सकता है। मेरा टारगेट 1255 टू 1260 का होगा और मेरा स्टॉप लॉस 1215 का होगा, एक 12-13 रुपए नीचे। तो यहाँ से लेकर 1228 से लेकर 1225 तक बाय करके एक दिन के व्यू से आपको 2-2.5% की अपमूव मिल सकती है। कि 1228 ये है हेवल्स का लेवल जहाँ खरीदारी करने की राय। सचिन जी की तरफ से धन्यवाद स्वीकार कर लें। वागले साहब थोड़ी देर पहले आपको याद ही होगा, उन्होंने भी हेवल्स खरीदारी करने की राय दी थी। देखो आस पास में आ गई वहीं पे सचिन जी की भी राय। यहाँ 1215 का आपका स्टॉप लॉस है, 1255 1265 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे। वोल्टास के आने वाले हैं रिजल्ट्स कल, और रिजल्ट्स का अनुमान बताने के लिए नूपुर फिर से हमारे साथ हैं इस वक्त। बताएं नूपुर, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? सर रिजल्ट्स कमज़ोर रहेंगे वोल्टास के, क्योंकि सीजनली वीक क्वार्टर होता है। सर्दियों की सीजन में ईसी की बिक्री थोड़ी कम होती है, लेकिन कंपनी ने जिस हिसाब से रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े थे, अपने फाइनल प्रोडक्ट्स के भी दाम बढ़ाए थे, तो आपको वैल्यू ग्रोथ आती दिखेगी। कंपनी की आय में 1900 करोड़ का इस बार का अनुमान है कि तीसरी तिमाही का जो कामकाजी मुनाफा है वो 13% से इस बार कम होकर 136 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन में एक बड़ा दबाव इस बार का एक्सपेक्टेशन है। 9% के मार्जिन किए थे कंपनी ने पिछले साल इसी तिमाही में,
वो कम होकर इस बार अनुमान है कि 7% के आसपास आ सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो मुनाफा होगा वहाँ भी 4% की गिरावट का अनुमान है, 90 करोड़ के आसपास मुनाफा आ सकता है। कूलिंग प्रोडक्ट सेगमेंट जो रूम एसी का सेगमेंट है, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है कंपनी के लिए, वहाँ पे अनुमान है कि सिर्फ 2 से 3% ग्रोथ आ सकती है। वॉल्यूम्स में डिक्लाइन हो सकता है, लेकिन ये जो ग्रोथ है ये वैल्यू टर्म्स में आ सकती है, जिस हिसाब से दाम बढ़े थे उसके अकॉर्डिंगली। ईएमपी सेगमेंट जो कंपनी का दूसरा सेगमेंट है, वहाँ पे 5 से 6% की ग्रोथ की उम्मीद है। जो इन्वेंट्री लेवल्स है कंपनी के, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल इन्वेंट्री रखी हुई है, उसी के चलते मार्जिन्स पे इम्पैक्ट रहेगा। ऑफ सीजन था, एसी के वॉल्यूम्स कम रहेंगे। बेको जो कंपनी की जेवी है, वहाँ पर भी इस बार अनुमान है कि 28 करोड़ का घाटा आ सकता है। तो ऑल इन ऑल अगर देखें, सीजनली वीक क्वार्टर है वोल्टास के लिए, तो काफ़ी दबाव रहने वाला है मार्जिन्स और ऑपरेशनल लेवल पे। ओके, तो ये है आपके लिए वोल्टास का अनुमान। नतीजे आएंगे कल, लेकिन नतीजे आए अभी अभी आपके सामने, और वो हैं एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा के। जरा एक बार नतीजे आपके सामने पढ़ दिए जाए। एस्कॉर्ट्स के रिजल्ट्स किस तरह के दिख रहे हैं दीप? अनुमान थोड़ा बेहतर है सर, 2230 करोड़ का अनुमान था हमारा आय का, वहां से अगर आप देखें तो 2264 करोड़ की आय है। बट मुनाफा थोड़ा अनुमान से खराब है, 200 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, उसके सामने 186 करोड़ का आया है। तो आय अनुमान से बेहतर बट मुनाफा अनुमान से खराब। ये है फर्स्ट कट एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा के लिए। 202 करोड़ से मुनाफा गिरकर 186 करोड़ का आया है, बट जो आय है वो 1958 करोड़ से बढ़कर आपके लिए 2260 करोड़ की आती हुई दिख रही है। तो आय डेफिनेटली अनुमान से बेहतर है, बट मुनाफे में आप कमजोरी देख रहे हैं सर। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी आपने कमजोरी देखी है, 31% कामकाजी मुनाफा गिरकर आया। हमने अनुमान लगाया था यहाँ पर 12% की गिरावट का, तो थोड़ा ऑपरेशनली अनिल जी उतना खास नहीं लग रहा है इसको। नंबर थोड़े से ऑपरेशनल ढीले, आय ठीक है, टॉप लाइन के हिसाब से ठीक है, लेकिन ऑपरेशन फ्रंट पर मुनाफे पर दबाव है, कामकाजी मुनाफे के लिहाज से थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखा। लेकिन दीप ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉक पिछले 2 दिनों में काफी तेजी से घटा है, यानी कि खराब नतीजे काफी हद तक प्राइस में है। क्योंकि अगर आप देखें तो लगभग 2070 रुपए से करीबन 100 रुपए कल और आज की के बीच में 2 दिन में काफी तेजी से घटा है, 2-3 दिनों में तेजी से घटा है। तो शायद कहीं न कहीं ये कमजोर नतीजे, प्राइस इन भी बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे नवीन फ्लोरिन के मजबूत नतीजे प्राइस इन थे। तो नतीजे के पहले का मूव भी देखना बहुत जरूरी है, तो शॉर्ट कवरिंग होने की संभावना भी पूरी आप मानकर चल सकते हैं। एक बार जरा चार्ट पर राय ले ली जाए। कुणाल जी, चार्ट देखिए, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है एस्कॉर्ट्स के लिए? अनिल जी देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि ऑलरेडी स्टॉक करेक्टेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाँ 1950 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, जो कई बार हम पहले देख चुके हैं कि इसी लेवल से स्टॉक में बाउंस आता है। तो मुझे भी उम्मीद है अनिल जी कि बहुत बड़ा डाउनसाइड यहाँ से नहीं है, और बहुत मुमकिन है कि अगर 1950 को स्टॉक होल्ड करता है तो इसमें वापस से 2100 तक का एक मूव आपको आता हुआ दिख सकता है। तो मेरी राय में जो सबसे क्रिटिकल लेवल है जो वॉच कर रहा है वो 1950 है। 1950 के नीचे स्टॉक कमजोर हो जाएगा। अगर इस लेवल को स्टॉक होल्ड करता है तो वापस से 2100 तक के पुल बैक की संभावना बनती दिख रही है। तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स, जिस पर आपको रखनी है नजर। अभी थोड़ी पहले हम अनुमान की भी बात कर रहे थे, ऑपरेशनली नंबर्स अच्छे नहीं हैं, ये क्लियर आपके सामने संकेत आते हुए दिख रहे हैं, और इसलिए आप थोड़ा प्रेशर भी स्टॉक पर इस समय बनते हुए देख रहे हैं। चलिए देखते हैं किस तरह का मूव आएगी एस्कॉर्ट्स पर। HPCL, ये इंटरेस्टिंग काउंटर है, इसके आने वाले नतीजे एक बार कुशल से जाना जाए। HPCL पर बाजार का अनुमान कुशल बताइए। देखिए, नंबर्स के लिहाज से इस OMC के बहुत ही थोड़े से कमज़ोर साइड पर रहने का अनुमान है, बट देखना होगा कि फाइनल फिगर क्या आता है, क्योंकि जो रेंज एक्सपेक्टेड है लॉस की वो 400 से 1000 करोड़ पर रहने का अनुमान है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो नतीजे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आय के लिहाज से करीबन 4.5% बढ़कर 1,13,100 करोड़ पर कंपनी अपने रेवेन्यू दर्ज कर सकती है। कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वो 900 करोड़ पर एक आज आने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। क्रूड थ्रूपुट में 8 से 9% की बढ़ोतरी की भी संभावना लगाकर चल रहे हैं, और मार्केटिंग वॉल्यूम्स ये भी कंपनी की ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। मार्केटिंग मार्जिन्स में भी कंपनी हल्के सुधार दिखा सकती है, और इन्वेंट्री लॉस और जो GRMs है वहां पर कंपनी की गिरावट हमें अनुमान लगाकर चल रहे हैं। इस वजह से कंपनी की मार्जिन्स 0.8% पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पिछले तिमाही में ये नेगेटिव था, और इस बारी कंपनी का जो ओवरऑल एबिटा है वो 900 करोड़ पर रह सकता है। पिछले बारी ये 1498 करोड़ का घाटा था एबिटा लेवल पर। तो देखना होगा कि फाइनल क्या फिगर्स आते हैं, बट लार्जली नंबर्स थोड़े से मिले जुले रहने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं।
मिले जुले नंबर्स रह सकते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं नंबर होंगे जहाँ तक HPCL का सवाल है। वेल स्टॉक पर भी कोई ज़्यादा खास रिएक्शन आप या मूव देखते नहीं है, आज थोड़ा हल्का पॉजिटिव जरूर है। वागे साहब HPCL पर कोई व्यू 232 का लेवल? दीपांशु, व्यू तो मेरा बुलिश है, लेकिन एज अ पोजिशनल मैं आज के दिन में आज और कल का व्यू लेंगे तो शायद ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। 230 ब्रेक नहीं करेगा, आज भी 229 से घुमा है और 240 क्रॉस नहीं करेगा, तो थोड़ा कंसोलिडेशन है। लेकिन जब 240 क्रॉस करेगा ये 250 255 तक जा सकता है। यहाँ पर पोजिशनली बाय करके चले विद एक आध हफ्ते का आपको 250 के लेवल्स मिल सकते हैं। ओके, HPCL देखते हैं, ज़्यादा वैसे फोकस में रहता नहीं है काउंटर, बट आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। रेंज में हमारे बाजार और रेंज ही में है अमेरिकी फ्यूचर्स। अनिल जी कुछ नहीं हो रहा है, 75 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स, 35 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स, ½ % ऊपर यूरोप। कच्चा तेल $84 के ऊपर ट्रेड करता हुआ, रुपया 19 पैसे मजबूत है, बढ़िया पुल बैक आज आपको रुपए में आते हुए दिख रहा है। क्या कर रहा है सर? वैसे तो 17,850 के आसपास आप क्लोजिंग दे रहे हैं और क्लोजिंग ऐसा 875 के आसपास 1 2 3 3 दिनों के 4 दिनों का हाई पर क्लोज हो रहा है। 3 दिन पहले आपने 17,870 का हाई बनाया था, लगभग वहाँ क्लोज हो रहे हैं। लेकिन एकदम ऐसी जगह जहाँ हो रहे हैं जहाँ एक दिन आपको और इंतजार करना पड़ेगा। 17,900 के ऊपर क्लोज होता तो थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा होता है, लेकिन चूंकि 17,900 से थोड़ा सा नीचे लेकिन 3 दिनों के हाई पर हो रहे हैं, तो वैसे देखा जाए तो बायस पॉजिटिव साइड पर है। अब डाउ फीचर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब आपकी लाइफ में कंफ्यूजन कभी खत्म होगा नहीं, ये मार्केट बता रहा है। सो बेहतर है फ्रेश पोजीशन कुछ ना बनाएं, जो है उसे रहने दें। नई पोजीशन कल की कल देखी जाएगी। लॉन्ग पोजीशन है 17,700 का पुट रखें, शॉर्ट पोजीशन है 18,000 का कॉल रखें अगर आपको हेजिंग करनी है तो। वैसे 150 ऊपर 150 नीचे से ज़्यादा गैप से खुलता नहीं है। लॉन्ग साइड में जरूर हेजिंग रख लेनी चाहिए। शॉर्ट पे तो ऐसा कोई दिक्कत वाली ज़्यादा इतना बहुत बड़ा भाग के गैप से खुल जाए ऐसा दिखता नहीं। शॉर्ट पे हमेशा रिस्क रहती है, कोई खराब खबर आ जाए तो 17,700 का आप पुट लेकर अपने आप को हेज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा गिरावट होगी तो आप हेज हो जाएंगे, नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत आपको पुट की प्रीमियम कम हो जाएगी कल, आपका हेज है, बाकी ठीक है। बैंक निफ्टी 41,500 के ऊपर बंद हो रहा है, हल्की सी अच्छी क्लोजिंग हो रही है। लेकिन अपने जो आपको याद हो बजट के दिन से हम एक ही क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके बैठे थे 41,650 का। अभी भी आज पहली क्लोजिंग उसके ऊपर चाहिए, वो नहीं मिली है। 42,000 के ऊपर की तो बहुत दूर की बात है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी भी न्यूट्रल है। सो फ्रेश पोजीशन यहाँ भी नहीं बनाएंगे। 41,000 42,000 की रेंज अब बीचों बीच में बंद होता दिख रहा है, तो कल की कल देखी जाएगी। ओवरनाइट पोजीशन रखने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है इन लेवल, फेवरेबल नहीं है। 60% लॉन्ग साइड पर फेवरेबल है, 40% शॉर्ट साइड पर। ठीक है, तो ये है अनिल जी की तरफ से रहा है इस समय। अच्छा पॉजिटिव एक्शन रहा है आज निफ्टी पर, बट थोड़े रिस्क अपना कम करके चले, पोजीशन हल्की बनाकर चले। संवर्धना मदरसन, इसके नंबर्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक बेस कंपेरेबल नहीं है, इसलिए इस बार प्रीव्यू पे नहीं था। बट ओवरऑल अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पर मुनाफा देखेंगे तो 245 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 400 करोड़ से ज़्यादा का है। 16,118 करोड़ से बढ़कर आए 20,226 करोड़ की आई है। मुनाफा करीब 200 करोड़ बढ़कर आया, 245 करोड़ से 254 करोड़। यहाँ पर आपने बड़ा मूव स्क्वायर देखा है जहाँ तक संवर्धना मदरसन की बात है। बाकी भी फैक्टर्स अगर देखें, अच्छी बढ़त है, 25% की बढ़त अगर आप कंसोलिडेटेड आई में देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली मजबूत ही मानी जाएगी इनके लिए। तो फर्स्ट कट पर संवर्धना के तो नंबर्स आपको अच्छे ही दिख रहे हैं। कुणाल जी एक बार चार्ट्स भी देख लें मदरसन। चार्ट अच्छा है दीपांशु, और स्टॉक में एक ब्रेकआउट 78 के ऊपर होता हुआ हमें दिखा है। लगातार 4-5 सत्रों से स्टॉक बाजार को आउट परफॉर्म भी कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें पूरी संभावना है कि आपको 86 और 87 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे, एक स्टॉप लॉस रख ले 78 के आसपास। मुझे ये स्टॉक 87 तक जाता हुआ दिख रहा है। 7 तक जाने की तैयारी। वाकई में मदरसन में बड़े लंबे समय बाद कोई डीप ढंग की अच्छी खबर सुनने को मिली है। एग्जैक्टली हाँ, नंबर्स ठीक दिख रहा है, अंडर ओन स्टॉक है, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। जो नंबर्स आए हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा मजबूती वाला ट्रेंड दिखा सकता है, क्योंकि 20,000 करोड़ के आय का आंकड़ा 16,000 करोड़ से अच्छा माना जाएगा। बट आई थिंक ये वो कुछ इंटीग्रेशन का भी वो नो डाउट, हाँ वो तो है, बेस कंपेरेबल नहीं है, बेस कंपेरेबल नहीं है, ये बात सही है आपकी। बट इनके तो एक्विजिशंस इतने होते हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता क्या है। 30-40 कंपनियां तो इन्होंने ले रखी हैं। यस, गजब का मैनेजमेंट है भाई। मतलब एक्विजिशन के मामले में
ये खुद ट्रैक कैसे रखते हैं कौन क्या? हाँ, मतलब ऐसा HUF कितना बड़ा है वो कैसे पता चले। बट नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे दिख रहे हैं जी, मार्जिन भी अच्छे हैं, 6.1 से 7.2 मार्जिन अच्छे हैं, कामकाजी मुनाफा 50% ऊपर है। अगेन कंपेरेबल नहीं है बट परफॉर्मेंस ऑपरेशनली है सर, अच्छी है। बसनी साहब छुट्टी पे है, नहीं तो बड़े याद कर रहे होते हैं। देखो मदरसन बहुत ही शानदार नतीजे दिए हैं, ऐसा बोलते हो। मदरसन सोमवार से आएंगे तो आपको उनकी कमेंट्री सुनने को मिलेगी, लेकिन मदरसन अच्छे नतीजे देता हुआ आपके सामने इस वक्त मार्जिन भी बेहतर आए हैं और बाकी आंकड़े भी मजबूत नजर आते हुए दिख रहे हैं। यही आगे चलते आज कल सुबह इनकी रिपोर्ट्स देखना इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक थोड़ा लोगों का मूड बदलेगा मदरसन को लेकर। आइए कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। बताएं जय। जी अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी सुबह तो हमने 17,800 का कॉल दिया था, वहां पे तो एक अच्छा ट्रेड होते हुए देखने मिला, एक अच्छा मुनाफा हुआ। आई मीन 83 वाला लगभग 125 तक तो मैंने देखा, वहां तक देखने मिला। सो एक अच्छा मूव मॉर्निंग की ट्रेड में देखने मिला और तब से लेकर अब तक मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी, जो सोचा था कि 17,800 750 की जो रेंज है शुड होल्ड आउट एंड इवेंचुअली 17,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो हुआ और 17,900 के करीब करीब निफ्टी आया भी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द अपसाइड फ्रॉम द एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक 18,000 के ऊपर एज ऑफ नाउ मैं देख रहा हूं, पर ऑन द फ्लिप साइड 17,800 के नीचे भी नहीं लग रहा है। सो ये रेंज लग रही है एक्सपायरी के टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द रेंज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,900 का आप एक बार ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदे 41.5 पे खरीदे, 17,900 के स्ट्राइक पर कॉल ऑप्शन खरीदी अमेरिका। अनिल जी यहाँ पे डेफिनेटली कल एक्सपायरी है, तो मैं कहूंगा कि इसको 0-0 ही मान सकते हैं, बिकॉज नियरली राउंड अप करेंगे तो 40 रुपए ही हुए, तो हम टारगेट रख सकते हैं ऊपर में 85 का एंड 100 का। सो 85 एंड 100 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे, 17,900 के स्ट्राइक पर कॉल ऑप्शन 41.5 पर 0-0 मानकर ट्रेड करें, इसे 18,000 तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। उसके ऊपर जाने पे ही फ्रेश तेजी एनर्जी कल को ट्रेडिंग सेशन में होगी, अदरवाइज वहां पे डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा, तो वहां पे आता है इसे प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा। ये है आपके लिए जय की तरफ से निफ्टी 17,900 की कॉल खरीदने की राय इस समय आती हुई दिख रही है। 41.5 के लेवल पर आपको ये मिलेगी, कल ही के एक्सपायरी की ये कॉल आपको खरीदनी है। इससे पहले कि बाजार बंद हो, जल्दी से एक बार औरोबिंदो के कल आने वाले हैं नंबर्स, उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छा एक्शन बना हुआ है। नुपुर बताइए, क्या नंबर से भी कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है? नंबर से पॉजिटिव सरप्राइज शायद इस तिमाही में आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ड्रग अप्रूवल्स मिल रहे हैं तो वो फैक्टर इन होगा इस तिमाही में। पिछली तिमाही की बात करें तो कंपनी की आय 3% से इस बार बढ़कर आ सकती है, ऐसा अनुमान है। 6,180 करोड़ के आसपास आंकड़ा आ सकता है। जो कामकाजी मुनाफे का जो अनुमान है वो 985 करोड़ के आसपास का है। मार्जिन 16-16.5% के रह सकते हैं और जो मुनाफा होगा वो 540 करोड़ के आसपास आ सकता है। पिछले क्वार्टर में यूएस की जो आए थे वो काफी हद तक घिर कर आई थी, इस बार अनुमान है कि पिछले क्वार्टर से सुधार वहां पे दिखेगा। प्राइसिंग प्रेशर के जो कंसर्न थे वो अब थोड़े इंप्रूव होते नजर आते हैं, दिख रहे। हालांकि जो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो इस बार 3 से 3.5% की गिरावट यूएस के आय में आ सकती है, $35 करोड़ के आसपास ये रहेगी। यूरोप की बात करें तो 4% की गिरावट की उम्मीद है, लेकिन नए लॉन्चेस और नए ड्रग्स अप्रूवल जिस हिसाब से आने वाली तिमाही पे मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होगी वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ ही साथ मार्जिन गाइडेंस जो पिछली बार कंपनी ने कहा था इंप्रूव होते दिखेंगे, उस पर भी नजर रहने वाली है। तो औरोबिंदो जिस पर अभी हम बात भी कर रहे थे, मार्जिन गाइडेंस अच्छी आ सकती है, ये भी अच्छी बात है। और इस तिमाही में तो खैर अच्छी परफॉर्मेंस है, पिछली तिमाही में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस ही रहनी चाहिए कंपनी की तरफ से। देखते हैं इस पर आपको कैसे मूव आएगा, बट अच्छा एक्शन आप स्टॉक में तो देख ही रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा बाजार का एक्शन। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और अच्छा दिन रहा है बाजार के लिए, 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है, हल्की फुल्की, बट एटलीस्ट 41,500 के लेवल के आसपास आपको बैंक निफ्टी बंद होते दिखेगा। पॉलिसी का दिन था, बैंक्स में उतना एक्शन नहीं आया, बाकी स्टॉक्स में रहा। अदानी एंटरप्राइजेज आज भी 22% ऊपर है, कल भी जबरदस्त तेजी इसमें बनी थी। अदानी पोर्ट्स 9% ऊपर है, बजाज फाइनेंस 3% ऊपर, HDFC लाइफ 5.5% ऊपर, SBI लाइफ 0.3% ऊपर रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा योगदान था 2% ऊपर, तो यही काउंटर था। डिवीज में भी बाउंस बैक था, तो रिसेंटली पिटे हुए जो स्टॉक्स थे वो सारे बाउंस बैक आपको करते हुए दिख रहे थे।
मेटल्स भी उस लिस्ट में जोड़ लीजिए। JSW स्टील यहाँ पर आपको पॉजिटिव मूव इन पर्टिकुलर आती हुई दिखी है। टाटा स्टील भी आपके रेडार पर था। इन्फी, विप्रो यहाँ पर भी खरीदारी रही। TCS भी पॉजिटिव था। HCL टेक, टाटा मोटर्स, मारुति और सारे सीमेंट स्टॉक्स अल्ट्राटेक और ग्रासिम निफ्टी पैक से अच्छे रहे। पावर ग्रिड और कोल इंडिया डिविडेंड एडजस्टमेंट हटा दें तो ये स्टॉक्स भी ठीक ही थे और मामूली गिरावट आपको L&T, आइशर, हीरो मोटो, भारती एयरटेल, एक्सिस, HUL, कोटक, टाटा कंज्यूमर में बनती हुई दिखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, ढेरों काउंटर्स यहाँ पर भी आपको मूवमेंट दिख रहे थे। औरो फार्मा जिसकी बात चल रही थी, अदानी ग्रुप के अलावा ये टॉप गेनर्स में शामिल था, 6.5% ऊपर। मैक्स फाइनेंशियल, एक और इंश्योरेंस से जुड़ा काउंटर, इंटेलेक्ट डिजाइन, फिर पूरे के पूरे सीमेंट पैक आपके तो रैमको सीमेंट, JK सीमेंट, इंडिया सीमेंट, इन सभी में आपने अच्छी खरीदारी देखी है। दालमिया भारत 3% ऊपर रहा। IGL में बड़ा एक्शन आया। लुपिन, इसके भी कल नतीजे आएंगे, ये पॉजिटिव था। उससे पहले PI इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी पॉजिटिव मूव रही। L&T फाइनेंस यहाँ पर भी आपने अच्छा एक्शन देखा। नवीन फ्लोरिन, शानदार नतीजे, बट 2 दिन अच्छी तेजी हो चुकी थी इसलिए आज मुनाफा वसूली थी। मनापुरम भी आज कमजोर था। एस्ट्रल में आपने नतीजे ठीक ठाक देखे, बोनस का अनाउंसमेंट था बट स्टॉक सबड्यूड। जाइडस लाइफ साइंसेज, ACC, TVS मोटर्स, एस्कॉर्ट जिसके नतीजे अभी आए थे, अशोक लेलैंड, यहाँ पर आपने कमजोरी देखी है। अनिल जी, बैंक निफ्टी तो 41,500 के नीचे ही बंद हो रहा है ऑन अ प्रोविजनल, ऑलमोस्ट 41,500 के लेवल पर ऑन अ प्रोविजनल बेसिस बंद हो रहा है। निफ्टी ऑफ कोर्स सर 17,850 के ऊपर बंद हो रहा है, तो यहाँ पर आज अच्छी स्ट्रेंथ वाली मूव रही। बिल्कुल, तो ठीक ही मजबूती के साथ अच्छा कारोबार हो गया आज के सेशन में। ज़्यादा सपोर्ट डाउ फ्यूचर्स का नहीं है, 50-60 पॉइंट नीचे, ज़्यादा भी नहीं है वैसे तो, लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग ठीक रही है। प्रोविजनल क्लोजिंग आपके लिए 141 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर, और आज तो लिफाफा लेवल आ रहे हैं सर, आगे 141 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर है, 11 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी पर है, और सुमित जी को क्या चाहिए, बढ़िया है। आइए बढ़ते आगे और फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले बाजार के बंद होने के बाद के एक्शन पर कर लेते हैं फोकस। RBI ने लगातार 6ठी बार रेपो रेट बढ़ाया और अब नया रेपो रेट 6% हो चुका है, 6.5%, माफ कीजिएगा, 6.5% हो चुका है। RBI ने रेपो रेट बढ़ाकर यह साफ कर दिया कि महंगाई के मोर्चे पर उनकी लड़ाई अभी भी जारी है, और इसके अलावा RBI ने कंज्यूमर के हितों को ध्यान में रखते हुए लोन पेनल्टी चार्जेस पर गाइडलाइन जारी करने की भी बात कही है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में इसी पर होगी चर्चा। समझेंगे कि रेपो रेट बढ़ने से कर्ज लेने वालों पर कितना असर पड़ेगा, जो लोग घर खरीदने की योजना बना रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, RBI के फैसले से कंज्यूमर पर पड़ने वाले असर का विस्तार से होगा पूरा विश्लेषण अजय बग्गा साहब के साथ, चेयरमैन एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म, और उसके अलावा जी राम रेड्डी साहब होंगे जो वाइस प्रेसिडेंट है क्रेडाई के, फिरोज अजीज साहब है जो जाने माने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट है, आनंद राठी वेल से, इन तीनों से करेंगे चर्चा। बड़ी दर क्या करें कंज्यूमर, ये है आज का विशेष कार्यक्रम। RBI के रेपो रेट बढ़ाने के बाद तय कि आपकी EMI फिर से बढ़ेगी और आपके लिए ये जो बोझ बढ़ने वाला है इसे कम कैसे करें, इसके साथ ही फिक्स इनकम में निवेश करने के अभी कहाँ है मौके। शाम 6:30 बजे 6:26 पर मनी गुरु में यही होगा हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात करेंगे हेमंत रुस्तगी साहब से और साथ ही सत्यम कुमार साहब, इन दोनों से करेंगे बातचीत। बढ़ेगी EMI, क्या करे उपाय, ये होगा हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। लोन पर पेनल्टी चार्जेस को लेकर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिहाज से RBI नए नियम बनाने की तैयारी में, लेकिन बैंक सिर्फ लोन पर ही नहीं बल्कि कई और सर्विसेज पर अनाप शनाप पैसा लगाते हैं, कभी मिनिमम इशू बैलेंस तो कभी शर्तें न मानने के नाम पर पेनल्टी। आज इसी पर होगा विश्लेषण। बैंकों की तरफ से पेनल्टी लगाने की मनमानी पर क्यों लगाम है ज़रूरी, और कैसे बैंक्स ने पेनल्टी चार्जेस को बना दिया है अपनी कमाई का बड़ा जरिया। बिना गलती क्यों पेनल्टी, ये है हमारी आज की कवर स्टोरी जो शाम 8 बजे आपके लिए होगी। इसके अलावा ढेर सारी खबरें होंगी जो आपको मिस नहीं कर। इसके अलावा एक और जो शनिवार का विशेष कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में हम करेंगे, और DPA लाइव भी होगा बेंगलुरु से। अच्छा, लाइव है? हाँ, हमने सोचा लाइव ही किया जाए। बढ़िया। तो जो लोग बेंगलुरु में हैं वो तो आ जाए, आमने सामने मुलाकात होगी, और जो लोग बेंगलुरु में नहीं है दुनिया भर से देश भर में देख रहे हैं वो लाइव भी देख पाएंगे। निवेश और फाइनेंस में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये कार्यक्रम निवेश की पाठशाला, और मंगलुरु में इसका हमारा ट्रेड बुल्स सचिन जी है, सचिन जी है ना, हाँ सचिन जी के साथ, सचिन जी भी होंगे प्रोग्राम में हमारे। अच्छा, सचिन जी भी है? अरे क्या बात कर रहे हो, सचिन जी के साथ है प्रोग्राम। सचिन जी सब टिकट विकेट करवा ली, बैग वैग जमा लिया है ना? जी फुल एक्शन में। वेरी गुड, तैयार है। और बग्गा साहब भी होंगे, तो हम सब मिलके करेंगे निवेश की पाठशाला आपके लिए 11 फरवरी को। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अच्छी बात है, नहीं किया तो SMS करें 57575 पर लिखना है, आपको लिंक भेजेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, सिंपल सी चीज़ें। तो ये आपके लिए एक और पाठशाला में मौका आपके लिए।
फाइनल क्लोजिंग 150 अंक ऊपर निफ्टी, 377 अंक ऊपर सेंसेक्स, 46 अंक ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ। समाचार समाप्त करने का वक्त है, विदा लेने की बारी हमारे सभी एक्सपर्ट से। कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी, सुमित जी का धन्यवाद। धन्यवाद वागले साहब का, जय ठक्कर साहब का, हिमांशु जी और धर्मेश कांत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुबह वक्त देने के लिए, दोपहर के शो में आज वक्त देने के लिए। सुबह कल फिर से आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।